नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन 3.0 में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित है। कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 101 में सॉफिल के योग से श्रेष्ठ हूँ। जब एल्डर लोगन वापस आए तो बोरिस के लोग तुरंत कच्चे लोहे से बने 3 पिंजरे ले आए। एल्डर लोगन ने पिंजरों का निरीक्षण किया और फिर उन्होंने 3 क्रूर जानवरों को उनमें बंद कर दिया। बोरिस, तुम क्या कर रहे हो? जेनिथ ने उदासीनता से पूछा। बोरिस ने जेनिथ की ओर रुख किया और कहा, चीफ जेनिथ, मुझे याद है कि इस शिष्य ने दावा किया था कि उसकी ताकत 100 फिल के योग से कम नहीं है। इसलिए मेरे अनुमान के अनुसार रक्त शोधन की तीसरी कक्षा में 100 फिल की ताकत रक्त शोधन की छठी कक्षा में एक जानवर के बराबर है। वह कुछ देर के लिए रुका, जैसे कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। फिर उसने कहा, तो मैंने रक्त शोधन की छठी कक्षा में इन 3 जानवरों को इस शिष्य के लिए चुना है, ताकि वह उनमें से किसी एक को चुनकर उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। अगर वह रक्त शोधन की छठी कक्षा में इन जानवरों में से किसी को भी हराने में सफल हो जाता है तो ये केवल ये साबित करता है कि वह आपके पालन पोषण के प्रयासों का हकदार है। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे अपनी हत्या का कर्ज अपनी जान देकर चुकाना होगा। यह एक उचित सौदा होगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ठीक वैसे ही जैसे कहावत है, एक जान के बदले एक जान। हम सभी जानते हैं कि यह मार्शल दुनिया का नियम है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस पर आपत्ति करेगा। आप भी इस पर आपत्ति नहीं करते, है न, चीफ जेनिथ? मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता, कुछ शिष्यों ने कहा। जैसे ही बोरिस ने अपनी व्याख्या समाप्त की, कास्टिंग गुड और रिफाइनमेंट गुड के शिष्यों ने तुरंत ही अपनी बात कह दी। ये बकवास है। बोरिस, क्या ये हमारे स्नो सेक्ट के शिष्यों के साथ खिलवाड़ करने का आपका प्रयास है? जेनिथ ने आरोप लगाया। सभी जानते थे कि अथर्व के पास किसी भी दुर्जय जानवर के साथ लड़ाई से जीवित वापस आने का जरा भी मौका नहीं था। हालांकि वह काफी प्रतिभाशाली था, लेकिन कोई भी अपने सबसे जंगली सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह रक्त शोधन की छठी कक्षा में एक जानवर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। चीफ जेनिथ, मैं सिर्फ निष्पक्ष रूप से कानून का पालन कर रहा हूं, बोरिस ने बचाव किया। चीफ जेनिथ, मैं वास्तव में सराहना करता हूं कि आप मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, डोमिन नैनर टॉप एल्डर बोरिस सभी पहलुओं में सही हैं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करना चाहूंगा, अथर्व ने दृढ़ता से कहा। सभी को आश्चर्य हुआ। अथर्व को कोई आपत्ति नहीं थी। आप, जेनिथ और कुछ अन्य एल्डर्स के पास शब्द नहीं थे। वे अथर्व के फैसले से अचंभित और भ्रमित थे। ये बहुत बढ़िया है अथर्व, आपका साहस वास्तव में सराहनीय है। उस मामले में आप इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं, बोरिस ने अपने होठों पर एक भयावह मुस्कान लाते हुए कहा। डोमिन नैंटी टॉप एल्डर बोरिस, मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि आप अपना वादा निभाएंगे। अगर मैं अपनी योग्यता साबित कर सकता हूं तो कृपया चीफ जेनिथ के फैसले का पालन करें। अथर्व ने अपनी आवाज़ में धमकी भरे अंदाज में जवाब दिया। क्या आपको सच में लगता है कि मैं इतने सारे शिष्यों की मौजूदगी में अपने शब्दों के खिलाफ जाऊंगा? बोरिस ने उसे एक सवाल के रूप में आश्वस्त किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत, मैं वास्तव में खुद को साबित करने के लिए मुझे इतना बढ़िया अवसर देने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अथर्व ने पिंजरों की ओर बढ़ते हुए कहा। क्या वास्तव में उसके पास रक्त शोधन की छठी कक्षा में एक भयंकर जानवर से लड़ने की ताकत है? बोरिस ने मन ही मन सोचा, जब उसने अथर्व की पीठ को देखा जो पूरे आत्मविश्वास के साथ पिंजरों की ओर बढ़ रहा था। अचानक बोरिस को बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी योजना उसके मनचाहे तरीके से पूरी होगी या नहीं। कोई मौका नहीं होना चाहिए। ये बंदा अभी अभी रक्त शोधन की चौथी कक्षा में पहुंचा है। एल्डर लोगन ने मेरे आदेश पर जो 3 जानवर ढूंढे, उनमें अच्छे मेरिडियन होने के अलावा सभी में रक्त शोधन की छठी कक्षा की उच्चतम दक्षता है। वे रक्त शोधन की 7वीं कक्षा के योद्धाओं से भी तुलना कर सकते हैं। बोरिस ने सोचना जारी रखा, क्योंकि उसने अथर्व को अपने पिंजरों में जानवरों की सावधानीपूर्वक जांच करते देखा। एक काले शल्क वाला बैल, एक राक्षसी बंदर या एक पीले पंखों वाला चील। मैं पृथ्वी पर किसे चुनूं? अथर्व ने तीनों जानवरों को ध्यान से देखते हुए सोचा। अनिवार्य रूप से वह तीनों जानवरों से निकलने वाली भयावह शक्ति को महसूस करने में कभी विफल नहीं हो सकता था। उनकी ताकत किसी योद्धा से कम नहीं थी जो रक्त शोधन की 7वीं कक्षा में पहुंच गया था। इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए, अन्यथा वह इन जानवरों में से किसी एक के पंजे में आ जाएगा। राक्षसी वानर को चुनें। ये जितना शक्तिशाली है, ये केवल जंगल जैसे वातावरण में ही संघर्ष करता है। चूंकि यह इस पिंजरे में सीमित है, इसलिए इसकी गति और शक्ति भी सीमित हो सकती है। उस समय जेनिथ की आवाज़ उसके सिर में गूंजी। जेनिथ की सलाह सुनकर अथर्व ने तुरंत वानर पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। ये देखते हुए कि काले पंख वाले बैल को कवच की तरह कठोर काले शल्कों ने पूरी तरह से ढक रखा था, अथर्व ने अनुमान लगाया कि उसके लिए इसकी सुरक्षा को भेदना भी मुश्किल होगा। पीले पंखों वाला चील यह आसान लग रहा था, लेकिन इसकी उड़ान का लाभ अधिक था। यह आसानी से नीचे झपट्टा मार सकता था और उसे नीचे गिरा सकता था।
पीले पंखों वाला चील लगभग 100 वर्ग मीटर के पिंजरे में बंद था, जो उसके चलने फिरने के लिए पर्याप्त जगह वाला था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अथर्व के लिए अनुकूल नहीं था। तब वह जेनिथ की बात समझ गया। तुलनात्मक रूप से चुनौती देने के लिए सबसे आसान व्यक्ति राक्षसी बंदर था। अथर्व, अभी चुनने का समय है। अगर मैं तुम्हें हाथ देता हूं तो बोरिस निश्चित रूप से बीच में आ जाएगा। इसलिए राक्षस को मारने के लिए बस वह सब करो जो तुम्हें करना है। और याद रखो, अभी तुम्हारे लिए जीवित रहना सबसे जरूरी चीज है। जेनिथ ने उसे प्रोत्साहित किया। अथर्व ने खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए कुछ क्षण लिए। फिर वह पिंजरे के अंदर चला गया। सभी उपस्थित गुरु और शिष्यों ने अपनी सांस रोक ली और अपनी आंखें अथर्व पर टिका दीं। जैसे ही राक्षसी बंदर ने अथर्व को अंदर आते देखा, पिंजरे से एक तेज चीख निकली। राक्षसी बंदर अपनी उग्र आंखों से अथर्व को घूरते हुए दुष्ट हो गया। अपनी लोहे की मुट्ठियां घुमाते हुए वह कुछ ही समय में अथर्व पर झपटा। चूंकि तुम सोचते हो कि तुम मेरी जान लेने के लिए इस राक्षसी बंदर का इस्तेमाल कर सकते हो, तो मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि मैं 100 फील के योग से भी श्रेष्ठ हूं। अथर्व ने खुद से कसम खाई और अपनी ऊर्जा को अपने कौशल पर लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने जो देखा वह था उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। इसका रंग रिकॉर्ड समय में बदलता रहा। पहले ये लाल था, फिर नारंगी और अंत में ये पीला हो गया। ये 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की तीसरी डिग्री थी। तीसरा, ये 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की तीसरी डिग्री है। दर्शकों में से किसी ने कहा। अथर्व के परिवर्तन को देखकर जेनिथ और बोरिस सहित कुल 9 बुजुर्ग मुश्किल से अपना आश्चर्य छिपा पाए। ये कैसे हो सकता है? कैसे? क्या वह अब रक्त शोधन की चौथी कक्षा से आगे निकल गया है? दर्शकों में से एक और चिल्लाया। जन्मजात आत्माओं में न होने के कारण 9 बुजुर्ग, ग्रेस और अन्य शिष्य अथर्व की साधना के वास्तविक चरण को देखने में असमर्थ थे। तुमने मुझे अभी अभी एक बड़ा आश्चर्य दिया है। तुमने वास्तव में ये कर दिखाया है। 9 डिग्री शरीर शोधन सूत्र की तीसरी डिग्री। तुम्हें आज इससे बचकर निकलना होगा, अथर्व। जेनिथ वास्तव में आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने चुपचाप उसकी सफलता के लिए प्रार्थना की। 9 डिग्री शरीर शोधन सूत्र की तीसरी डिग्री। तो इस बंदे के पास वास्तव में वह शक्ति है जो उसे प्राप्त है। 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की 9वीं डिग्री तक खेती करने की क्षमता। तो मुझे उसे अपना अस्तित्व जारी रखने नहीं देना चाहिए, या वह पूरे स्नोलैंड पर मेरे शासन के रास्ते में खड़ा होगा। बोरिस ने खुद को दुष्टता से सोचा। सभी ने एक बार फिर अपनी सांस रोक ली और अथर्व पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की तीसरी डिग्री लागू की, अथर्व ने एक दहाड़ लगाई, जिससे उसके चारों ओर पीली किरणें निकल गईं। फिर भक्षण करने वाले रून हवा में फैलने लगे और उसकी हथेलियों के ऊपर घूमने लगे। अथर्व ने अपने सभी भक्षण करने वाले रूनों को लगाने में कोई ऊर्जा नहीं छोड़ी। उपस्थित सभी लोग उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में भक्षण करने वाली आग को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। अथर्व ने खुद से कहा कि उसे इससे बचना चाहिए, सबसे सम्मानजनक तरीके से। एक उपन्यासकार योद्धा की तरह, जो बोरिस की मृत्यु की इच्छा के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया होगी। रूनों की कितनी परिष्कृत शक्ति है। लड़के के पास एक सर्वोच्च मैनुअल है। एल्डर सैमुअल ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए सोच समझकर कहा। दूसरी ओर एल्डर लोगन के चेहरे पर लालची भाव भी उभर रहा था। इस बीच अथर्व ने सबसे शक्तिशाली शक्ति के साथ राक्षसी बंदर की मुट्ठी पर मुक्का मारने से पहले 5 जानवरों की कलाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया। धमाका, ध्वनि मीलों दूर तक गूंजी, लेकिन सभी ने केवल 2 मुट्ठियों की हिंसक टक्कर देखी। एक विशाल और काले बंदर की मुट्ठी और एक छोटे लेकिन भयंकर इंसान की। उस जगह पर तुरंत ही बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। जिस क्षण अथर्व ने राक्षसी बंदर के मुक्के का सामना किया, उसे लगा जैसे हजारों किलोग्राम वजनी कोई चीज उस पर दबाव डाल रही है। सौभाग्य से 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की तीसरी डिग्री ने उसे विशाल शक्ति का सामना करने में सक्षम बनाया। इस बीच वह भक्षण कौशल लागू करके शक्ति के एक बड़े हिस्से को फैलाने में भी कामयाब रहा। तुरंत अथर्व ने भक्षण करने वाले रून और भक्षण करने वाली आग पर दबाव डाला और दोनों शक्तियों की शक्ति को राक्षसी बंदर की मुट्ठी से नीचे गिरा दिया। जैसे ही भयावह भक्षण करने वाले रून और भक्षण करने वाली आग राक्षसी वानर के शरीर पर आक्रमण करने लगी, उसने दर्द से एक तेज चीख निकाली। इस मौके पर कूदते हुए अथर्व ने अपनी मुट्ठी वापस खींची और एक और वार किया, लेकिन इस बार उसने राक्षसी वानर के पेट को निशाना बनाया। अपने दूसरे मुक्के के साथ राक्षसी वानर सीधे जमीन पर गिर गया और दर्द से कराह उठा। हालांकि इससे पहले कि हर कोई समझ पाता कि वास्तव में क्या हो रहा था, उन्होंने तुरंत देखा कि आग की धार राक्षस की गर्दन पर वार कर रही है। जैसे ही भीड़ आग की लपटों और रोशनी की किरणों से चकाचौंध हो रही थी, ये सब पलक झपकते ही खत्म हो गया। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अध्याय 102 बर्फानी तूफान की चट्टान। चीख। राक्षसी बंदर मर गया, उसका सिर बड़े करीने से कटा हुआ था। पूरा चौक अपने रास्ते पर रुक गया, सदमे में मुंह खुले रह गए। क्या ये संभव भी था? राक्षसी बंदर, जो रक्तशोधन की 6ठी कक्षा के शिखर पर था, रक्तशोधन की 7वीं कक्षा के योद्धा का आसानी से सामना कर सकता था।
जब अथर्व ने फिल को मारा तो रक्त शोधन की तीसरी कक्षा में उसकी शक्ति ने उनमें से अधिकांश को पहले ही स्तब्ध कर दिया था। लेकिन फिर शक्तिशाली राक्षसी बंदर को अभी अभी अथर्व ने इतनी आसानी से मार डाला था। उसकी शक्ति की सीमाएं क्या थीं? क्या अथर्व इतनी बार साधना करता था कि यह उसके लिए खाने पीने के समान था? क्या अथर्व की आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा वास्तव में अधूरी थी जैसा कि उसने दावा किया था? ये सभी पहले असंभव अनुमान उनके दिमाग में आए। शिष्य इस सदमे में अकेले नहीं थे। जेनिथ, बोरिस और 9 एल्डर्स सभी इस दृश्य से बहुत स्तब्ध थे। अपने सभी वर्षों में उन्होंने कभी अथर्व जैसे किसी व्यक्ति का सामना नहीं किया था। ऐसा लगा कि अनंत काल तक पूरा चौक पूरी तरह से मौन में जम गया। अथर्व की आवाज़ आने तक ये जबरदस्त सन्नाटा टूटा नहीं था। डोमिन नैंती टॉप एल्डर, क्या मैंने अब साबित कर दिया है कि मैं फिर से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ? अथर्व ने गंभीरता से कहा जब वह अपने हाथ में आयरन डिस्ट्रॉय लेकर खड़ा था। उसने बोरिस को सीधे देखा। हाँ, बोरिस बस इतना ही कह पाया। बोरिस, एक जन्मजात आत्मा के रूप में, स्नो सेक्ट के कई शिष्यों के सामने अपना वचन नहीं तोड़ना चाहता था। इसलिए उसने घोषणा की कि अथर्व अब जाने के लिए स्वतंत्र है। इस तरह अथर्व आखिरकार एक और दिन जीने के लिए खुद को मुसीबत से बाहर निकाल पाया। अब कास्टिंग फैक्शन और रिफाइनमेंट फैक्शन के योद्धा, साथ ही तीनों एल्डर जिन्होंने अथर्व के खिलाफ वोट दिया था, सभी उदास दिख रहे थे। वे घटनाओं के इस मोड़ से नाराज थे। उनके साथ बोरिस, जन्मजात आत्मा थी। फिर भी अथर्व एक और दिन देखने के लिए जीवित रहने में कामयाब रहा। बेटा, तुम बहुत मजबूत हो। तुम एल्डर एबॉट को पहले से क्यों नहीं बताते? हम तुम्हारे बारे में व्यर्थ चिंता करते हैं। अथर्व के सिर में जैनिथ की आवाज़ गूंजी। अथर्व नीचे देखते हुए मुखिया के चेतावनी भरे संदेश पर हंसने से बचने की कोशिश कर रहा था। अथर्व और मेरे बीच की खाई अब और भी चौड़ी हो गई है, एडगर ने अथर्व की प्रशंसा करते हुए कहा। तुम्हारी पसंद वाकई खास है, आकर्षक महिला ने अमेलिया को घूरते हुए कहा। हालांकि भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। चूंकि डोमिनेंट टॉप एल्डर को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि अथर्व की जान बख्श दी जाती है। उसने अपना नाम साफ कर लिया है। लेकिन जो हुआ उसके लिए हमें खेद है और स्नो सैकफिल के भाई को उसके परिजनों की मौत के लिए कुछ मुआवजा देगा, जेनिथ ने शिष्यों की ओर देखते हुए समझाया। मुखिया, आप कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बड़ी गलती करता है तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, भले ही उसे मौत की सजा से माफ कर दिया गया हो। तो ये कड़ी सजा क्या होगी? बोरिस ने पूछा। अगर जेनिथ ने अथर्व को बहुत आसान सजा दी तो उसे पक्षपाती माना जाएगा। तब तक वह अथर्व के साथ अपना रास्ता बना चुका होगा। अथर्व सहित सभी लोग अब प्रत्याशा में जेनिथ की ओर देखने लगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सजा के तौर पर अथर्व को 2 महीने के लिए ब्लिज़र्ड क्लिफ भेजा जाएगा। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं, बोरिस? जेनिथ ने आंखें सिकुड़ते हुए घोषणा की। ब्लिज़र्ड क्लिफ? सजा के तौर पर वास्तव में 2 महीने ब्लिज़र्ड क्लिफ में रहना होगा। क्या चल रहा है नोवेलबिन? मुझे लगा कि चीफ जेनिथ अथर्व की तरफ है, लेकिन वह जो सजा प्रस्तावित कर रहा है वह अथर्व को मारने के बराबर है। चौक में जोरदार शोर मचने लगा। शिष्य जेनिथ के विचार से और भी अधिक भ्रमित हो गए। यहाँ तक कि एल्डर इवान और दूसरे एल्डर भी अविश्वास में थे और जेनिथ से पूछने लगे, चीफ, क्या आप? लेकिन जेनिथ की एक नज़र ने उन्हें चुप करा दिया। चौक में ग्रेस के चेहरे पर राहत फिर से चिंता में बदल गई। एक बार फिर कास्टिंग और रिफाइनमेंट गुट के सदस्य उत्साहित हो गए, आपस में मुस्कुराने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जेनिथ अथर्व को ब्लिज़र्ड क्लिफ में भेज देगा। ये तथाकथित ब्लिज़र्ड क्लिफ काफ़ी खतरनाक होना चाहिए, अथर्व ने अनुमान लगाया। चीफ के अपने फैसले के पीछे एक निश्चित इरादा होना चाहिए। हाँ, अथर्व को ब्लिज़र्ड क्लिफ में निर्वासित करना और भी बेहतर होगा। चीफ जेनिथ वास्तव में एक न्यायप्रिय व्यक्ति है, बोरिस ने दिल खोलकर हंसा। यदि डोमिनान शीर्ष एल्डर अभी भी सज़ा की सत्यता के बारे में चिंतित हैं, आप आ सकते हैं और मेरे साथ अथर्व को ब्लिज़र्ड क्लिफ पर भेज सकते हैं, जेनिथ ने स्पष्ट रूप से कहा। ठीक है, चूंकि आपने इसे इस तरह से रखा है, इसलिए मुझे विश्वास है। इसलिए मुझे आपके साथ आने की आवश्यकता नहीं दिखती, बोरिस ने उत्तर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रमुख एल्डर्स, मैं आपसे विदा लेता हूँ। बोरिस मुस्कुराता हुआ चला गया। जेनिथ ने मुकदमे की समाप्ति की घोषणा की और तुरंत अथर्व को ले गया, क्योंकि उन्हें जल्द ही ब्लिज़र्ड क्लिफ की यात्रा करनी थी। चीफ जेनिथ क्या सोच रहा है? वह अथर्व को ब्लिज़र्ड क्लिफ पर क्यों भेजेगा? अथर्व अभी भी इतना मजबूत नहीं है और वहाँ बिना किसी कारण के मर जाएगा। एल्डर इवान और अन्य एल्डर्स ने जेनिथ और अथर्व को जाते हुए देखकर आह भरी। कौन जानता है, शायद चीफ की अपनी योजनाएं हों। आइए हम अथर्व के लिए सर्वश्रेष्ठ की आशा करें। इस समय हम यही कर सकते हैं, एल्डर एबॉट ने कहा। चौक के लोगों से खाली होने के तुरंत बाद ग्रेस हीथर को जेनिथ पर्वत पर ले गई। ग्रेस जेनिथ से इस बात का उचित स्पष्टीकरण मांगना चाहती थी कि उसे जो निर्णय अनुचित लगा वह गलत था। आखिरकार ब्लिज़र्ड क्लिफ बहुत कठोर और खतरनाक था।
अथर्व और जेनिथ पर्वत के आंगन के एक साइड रूम में आए। आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद चीफ जेनिथ, अथर्व ने बहुत ही विनम्रता से कहा और गहराई से झुक गए। मुझे धन्यवाद देने में इतनी जल्दी मत करो, मुझे पहले आपको ब्लिज़र्ड क्लिफ के बारे में बताना चाहिए, जेनिथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कृपया चीफ, ब्लिज़र्ड क्लिफ में कई सांप और जानवर हैं जो स्नो सैक पहाड़ों में सबसे खतरनाक किस्म के हैं। रक्तशोधन के शिखर पर जो योद्धा वहां जाते हैं वे केवल अपनी जान बचाकर भागते हैं, जेनिथ ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर अथर्व ब्लिज़र्ड क्लिफ की खतरनाक स्थितियों की कल्पना करते हुए कांपने से खुद को रोक नहीं सका। अथर्व को आखिरकार पता चल गया कि बोरिस इतना खुश क्यों था, जबकि एल्ड्रेवान और अन्य एल्डर तुरंत चिंतित दिखे थे जब जेनिथ ने अथर्व की सजा के लिए अपना विचार प्रस्तावित किया था। चीफ, क्या इस फैसले के पीछे आपका कोई और इरादा है? अथर्व ने सावधानी से पूछा। हाँ, तुम बहुत होशियार हो लड़के, जेनिथ हंसा, उसकी आंखें चमक उठीं। 2 कारण हैं, जेनिथ ने जारी रखा। पहला, ऐसा माना जाता है कि इससे उनकी सतर्कता कम हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जान बचाने के बाद एक आसान सजा ने कई शिष्यों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि मैं नियमों की परवाह किए बिना आपका आंख मूंद कर समर्थन करता हूं। दूसरे कारण के रूप में आपके पास बर्फीला तूफान चट्टान में एक मौका है। जेनिथ, बाहर आओ, गुस्से वाली आवाज ने संप्रदाय प्रमुख को बाधित किया। ये निश्चित रूप से ग्रेस थी, जो हेदर के साथ आंगन में गुस्से में खड़ी थी। अथर्व हैरान था, उसे आश्चर्य हुआ कि ग्रेस ने जेनिथ को इस तरह से बुलाने के लिए क्या उकसाया था। आखिरकार जेनिथ संप्रदाय का प्रमुख था, क्या वह उसे नाराज करने से नहीं डरती थी? हाँ, ग्रेस यहाँ मुझे आपको बर्फीला तूफान चट्टान पर भेजने के लिए परेशान करने के लिए है। जेनिथ ने सौहार्दपूर्ण ढंग से हंसा। इसने केवल अथर्व को और भी अधिक भ्रमित महसूस कराया। क्या हो रहा था? अध्याय 103 खतरनाक बर्फीला तूफान चट्टान। ग्रेस के पिता और मैं, हम बिना खून के रिश्ते के भी भाइयों की तरह करीब थे, जो कई सालों बाद खत्म हो गया है, अथर्व ने स्वीकारोक्ति में गुनगुनाया। उसे एहसास हुआ और जैसे जैसे जेनिथ ने हालात समझाए, उसकी उलझन भरी अभिव्यक्ति शांत होती गई। तो इसीलिए ग्रेस मेरे साथ इतनी अशिष्ट है। अब मैं इसे समझ गया, अथर्व ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताई। जल्दी करो और बाहर निकलो, ग्रेस को तुरंत यह सब समझाओ। मुझे चिंता है कि वह इस दर पर मेरे यार्ड को नष्ट कर देगी। जेनिथ ने चंचलता से घूर कर देखा जबकि अथर्व स्थिर खड़ा था। समझ गया चीफ, ब्लिज़र्ड क्लिफ स्नो सेक्ट के पश्चिम में स्थित था। अपने नाम की तरह ही यह अपने क्षेत्र में रहने वाले अनगिनत हिमखंडों द्वारा उत्सर्जित हवाओं के ठंडे तापमान का घर था, एक जमी हुई जमीन जो हजारों मील तक फैली हुई थी। यह एक बंजर परिदृश्य की एक ही नीरस तस्वीर होती, अगर यह एक निश्चित एकांत चट्टान के जिज्ञासु अंतर के लिए नहीं होती जो केवल उच्च शिखर से देखने वाली आंखों को दिखाई देती थी। इसका द्रव्यमान बहुत बड़ा था, प्रतीत होता है कि अथाह खाई इसे दूसरों से अलग करती थी। बर्फीली हवाएं बीच बीच में खुले छेद से फटती रहती थीं। इसने हवा के झोंकों में खाई को घेर लिया जो इसके गोले के चारों ओर उछलती थीं, जिससे हर गुजरते पल के बाद इसका आकार लगातार बदलता रहता था। बर्फ के टुकड़े इसकी चिकनी सतह से फिसलते थे, जबकि कुछ अलग अलग क्षेत्रों में अपना नया रूप बनाने के लिए भौतिक रूप धारण करते थे, एक राजसी और जादुई दृश्य जिसकी उम्मीद केवल ब्लिज़र्ड क्लिफ से की जा सकती है। मनमोहक छवि के बावजूद ये कुख्यात स्थान अपनी क्रूर प्रकृति के लिए जाना जाता था। कठोर वातावरण में जहरीले कीड़े और जंगली जानवर भरे हुए थे जो उन योद्धाओं को भी भगा देते थे जो अपनी साधना के आधार को निखारना चाहते थे। क्षेत्र की परिधि के आसपास रहने पर कोई भी सुरक्षित नहीं था। खायों ने किसी को भी इसकी भयावह पकड़ से बचने से रोक दिया। केवल अर्धअमर ही अपनी अत्यधिक शक्ति और ताकत के कारण भागने में सक्षम थे, और इसलिए ब्लिज़र्ड क्लिफ उन शिष्यों के लिए एक भयानक जेल बन गया जिन्होंने सबसे गंभीर और सबसे अक्षम्य पाप किए थे। उनकी संख्या बहुत कम थी, स्नो सेक्ट के पूरे इतिहास में केवल 10 से अधिक अपराधी थे। किसी भी निर्वासित व्यक्ति के आधे महीने से अधिक समय तक जीवित रहने की कोई कहानी नहीं थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिन लोगों ने अथर्व के लिए जेनिथ के कार्य निर्धारण भ्रमण के बारे में सुना था, उन्होंने इसे शिष्य को मारने की एकमात्र चाल समझा। उसकी वापसी की अपेक्षित तिथि अब से 2 महीने बाद निर्धारित की गई थी, एक दुष्स्वप्न जिसे केवल सबसे बहादुर मूर्ख ही पूरे दिल से स्वीकार करेंगे। अथर्व ने चुनौती से पीछे नहीं हटे। उसका मन पहले से ही तय था, भले ही वह शापित साजिश के भयावह दृश्य को चौकस निगाहों से देख रहा था। आखिरकार वह जेनिथ के साथ गंतव्य पर पहुंच गया। अथर्व, कृपया याद रखें कि मैंने आपको पहले क्या बताया है। यदि आप नहीं करते हैं तो आप 10 दिनों के भीतर मांसाहारी जीवों के भोजन में बदल जाएंगे। जेनिथ के स्वर में गंभीरता झलक रही थी, उसके हाथ अथर्व के कंधों को मजबूती से जकड़े हुए थे। चिंता मत करो चीफ, मैंने पहले ही सब कुछ अपने दिमाग में याद कर लिया है। अथर्व ने सिर हिलाया। ठीक है, तैयार रहो, मैं तुम्हें 1 सेकंड में नीचे जाने दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें 2 महीने के समय में फिर से देखूंगा। एक आखिरी नज़र के साथ जेनिथ ने अथर्व को खड़ी ढलान से नीचे फेंक दिया।
वह जोर से नीचे गिरा। काटने वाली ठंड ने तुरंत उसके शरीर को भेद दिया और उसकी हड्डियों के अंदर तक पहुंच गई। कपकपी भरी हवाएं उसके कपड़ों की मोटी सामग्री को आसानी से चीरती हुई उसके असुरक्षित शरीर में कंपन पैदा कर रही थीं। अथर्व ने हवा के अचानक आक्रामक होने पर अपने दांत पीस लिए और जल्दी से ठंड को रोकने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा किया। उसने और भी सावधानी बरती और चरम सीमाओं को दूर करने के लिए अपनी नारकीय शक्ति को छोड़ दिया। यह एक सफल जवाबी योजना थी। हालांकि इसने उस बढ़ते खतरे को कम करने में कोई मदद नहीं की जो उसे अथाह बर्फ के घर में फंसने में महसूस हुआ। जितनी जल्दी हो सके अवसर की भूमि पर जाना मत भूलना अथर्व। तुम जहां हो वहां लंबे समय तक नहीं रह सकते। इन पर ध्यान दो। मेरे आखिरी अनुस्मारक के रूप में ज़ैनिथ की ठोस आवाज़ उसके अवचेतन में फुसफुसाती रही जब तक कि वह अंततः उसकी अंतिम विदाई के साथ गायब नहीं हो गई। अथर्व के चेहरे पर एक गंभीर भाव आया। उसने उस आदमी के शब्दों को पहचानते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने मैदान का आकलन किया और गणना की कि उसे अपनी यात्रा में किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मुझे लगता है कि अवसर की भूमि को खोजना आसान होगा। मुझे कम से कम 3 या 4 दिन यहाँ रहना चाहिए। कम से कम बोरिस और बाकी सबके लिए काम करने का नाटक करना चाहिए, उसने सोचा। उसने अपने पैरों के नीचे बर्फ के टुकड़े कुचले जैसे ही वह जमीन से गिरे विशाल हिमखंडों की ओर बढ़ा। वह सतर्क और सावधान रहा। उसके कदम हल्के और फुर्तीले थे ताकि आने वाले किसी भी खतरे के लिए तैयार हो सके जो नोवेल्बिन उस पर कूद सकता था। जब उसने जमी हुई जमीन के नीचे डूबे हुए प्राणी से जीवन के संकेत महसूस किए, शुद्ध सहज ज्ञान ने उसे अपना आयरन डिस्ट्रॉयर निकालने और अपनी 3 ज्वालाओं को प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। फिज फिज गर्मी ने उनके तड़पते हुए रूपों को तब तक घेर लिया जब तक कि वे ढेर में जमीन पर गिर नहीं गए। बेजान, उनका खून भारी मात्रा में बह रहा था जिससे उसके जूतों के तलवे शुद्ध स्याही के रंग के हो गए थे। अथर्व ने अपने सामने मौजूद घायल आकृतियों पर नजर डाली, खुद को उनके प्रकार से परिचित करते हुए। बर्फीला तूफान, चट्टान के अजीबोगरीब जहरीले कीड़े, जहरीले बर्फीले रेशम के कीड़े। उसने धीरे से कहा, ये जानवर त्वचा शोधन के मध्यवर्ती चरण में एक योद्धा के बराबर थे, लेकिन उनके जहर से हर कीमत पर बचना था। यह अविश्वसनीय रूप से घातक था, यहाँ तक कि अस्थिशोधन के उन्नत चरण में एक व्यक्ति भी इसके प्रभाव में मर सकता था। उसने अपने ब्लेड की नोक को निकटतम दुश्मन की ओर बढ़ाया, ये देखने के लिए दोबारा जांच की कि वे मर गए हैं या नहीं। जवाबी कार्रवाई की कमी ने उसे जाने की तैयारी में अपनी मुद्रा को ढीला करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन ग्लेशियरों में गूंजने वाली तीखी चीख ने उसे रोक दिया। उसने अपनी कृपाण को कसकर पकड़ लिया क्योंकि एक सफ़ेद शिकारी उस पर घात लगाने के लिए दौड़ा। इसकी चमक ने अथर्व के कंधों पर अपने पंजे गड़ाने की प्यास को व्यक्त किया। उम्मीद है कि घात उसे चौंका देने के लिए पर्याप्त होगा। तुम्हें लगता है कि मैं एक धक्का देने वाला हूं, है न? उसने ऐसी आवाज़ में कहा जो इलाके की ठंडक से मेल खाती थी। भावहीन आंखों से उसने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की दूसरी डिग्री को सक्रिय किया और पहले से ही होने वाले हमले को चकमा देने के लिए ऊंची छलांग लगाए। नॉन-पर्ल फ्लेम स्ट्राइक, छठी स्ट्राइक, उसने पुकारा। धमाका। 6 लपटे सफ़ेद रैप्टर के विशाल पंजों से एक जोरदार धमाके के साथ टकराईं। वह दर्द से कराह रहा था, आकाश में मंडरा रहा था और अपने रिश्तेदारों की मदद मांग रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अथर्व अकेले उससे ज़्यादा संभाल नहीं सकता। लानत है, यह अपने समूह को बुला रहा है। गाली देते हुए अथर्व बर्फ के टुकड़ों और शंकुधारी पेड़ों की ओर भागा और अवांछित पीछा करने वालों से बचने का एक तरीका ढूंढने लगा। ये शत्रुतापूर्ण पक्षियों को रोकने के लिए एक अच्छी जगह थी और ज़ैनिथ द्वारा बताई गई अवसर की भूमि जंगल के पास थी। धमाका। निराश होकर सांस छोड़ते हुए वह भागा और एक मोटे पेड़ के तने के पीछे छिप गया। वह शिकारियों के झुंड के उसका पीछा करने का इंतजार कर रहा था जब तक कि गिरती बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों की आवाज़ ने उसे आपदा पर एक नज़र डालने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। इसके तुरंत बाद गिरती हुई ओले की एक और भारी गड़गड़ाहट हुई जिसकी आवाज़ ने उसे चिंता में डाल दिया। ऐसा लगता है कि वह पहली आपदा से सिर्फ किस्मत के कारण बच गया था, लेकिन टूटती हुई बर्फ के दूसरी तरफ तेजी से जमने वाली बर्फ ने उसे एहसास दिलाया कि अगर वह वहां बेकार खड़ा रहा तो वह जल्द ही खतरे में पड़ जाएगा। तो यह है ब्लिज़र्ड क्लिफ। 2 महीने तो छोड़िए, लगातार होने वाली मुश्किलों के साथ मैं 3 या 4 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। उसके आने के 1 घंटे भी नहीं बीते थे और उसे पहले ही बहुत सी कमियों का सामना करना पड़ा था। वह सिर्फ कल्पना कर सकता था कि यहाँ रहने की पूरी अवधि में उसके लिए क्या क्या होने वाला था। लेकिन अथर्व ने जिस चीज़ को नज़रअंदाज किया वह था एल्डर लोगन जो इस समय आसमान में दिखाई दे रहा था। लगता है कि चीफ ज़ैनिथ ने अपना वादा निभाया। उसने वाकई अथर्व को ब्लिज़र्ड क्लिफ पर भेजा था। न्याय करने वाली नज़र ने एल्डर लोगन की अथर्व के लिए हत्या के इरादे को दर्शाया। तुम छोटे कमीने, तुम इस यातना से बच नहीं पाओगे। उसने एक छोटी मजाकिया हंसी निकाली। जब तक वह और बोरिस उन एल्डर्स और जेनिथ पर नज़र रखते तब तक कोई भी अथर्व को जंगली मैदान से बाहर नहीं निकाल सकता था। वह अकेले ही मर जाएगा और उसके पास कोई नहीं होगा जिस पर वह निर्भर हो।
एल्डर लोगन की उन्मत्त मुस्कान स्थायी प्रतीत होती थी जितनी देर तक वह अथर्व के विनाशकारी भाग्य को देखता था। पीड़ित लड़के पर एक आखिरी नज़र डालने के बाद वह उच्च आत्माओं में स्कोप से बाहर निकल गया। अथर्व ने अगले दिनों में अलग अलग बर्बर जानवरों के अंतहीन हमलों के बीच डटे रहे, ठीक वैसे ही जैसे एल्डर लोगन ने शुरू में सोचा था और जिसमें उन्हें मजा आया था। हालांकि यह प्राकृतिक जलवायु थी जिसने अथर्व को अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा रखा। परिवर्तन हमेशा सहज था, इसलिए वह कभी भी थकाव और आत्मघाती यात्रा से विराम नहीं ले सका। फोटो उसके लिए सौभाग्य से अशांति के चौथे दिन के बाद आखिरकार उसे अवसर की भूमि मिल गई थी। अध्याय 104 आग और बर्फ का निवास। हरियाली की एक चौंकाने वाली लहर ने परिदृश्य को भर दिया। इसके उगाए खरपतवार शंकु असर वाले पेड़ों के ऊंचे और चौड़े शाफ्ट के चारों ओर कलिंग कर रहे थे जो कि स्थलाकृति का अधिकांश हिस्सा बनाते थे। यह उस बेजान ठंड के विपरीत था जो बर्फीला तूफान चट्टान के बाकी हिस्सों में व्याप्त थी। बर्फ और बर्फ के जमा होने और अपने भारी मलबे के साथ बढ़ते पत्ते को नष्ट करने का कोई संकेत नहीं दिखा। पुनरुद्धार करने वाले दृश्य को देखने पर अथर्व लगभग राहत में गिर गया। वह स्वाभाविक रूप से फटा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और मुश्किल से उसके लगभग नग्न शरीर को ढकने के लिए लटक रहे थे। यह उसे सतत सर्दी की कठोरता के खिलाफ गर्मी से भरने के एक मामूली प्रयास के रूप में अपने उद्देश्य में विफल रहा। उसके शरीर के अंदर दहाड़ती लौ की शक्ति उसके तापमान को सामान्य स्तरों के भीतर रखने का प्रेरक स्रोत बन गई। उसने ब्लिज़र्ड क्लिफ में पूरे 3 दिन बिताए थे और उस छोटी सी अवधि में वह केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता था। दृढ़ता और हठ ऐसे गुण थे जिन्होंने उसे अनगिनत मौकों पर उन खतरों से बचाया जिनसे उसे गुजरना था। मानव रहित मैदानों में छिपे हुए भयंकर शिकारियों में ऐसी शक्ति थी जो अधिकांश में बेजोड़ थी। अगर अथर्व अपने 2 महीने के भ्रमण के बाद बिना किसी निशान के गायब हो जाता तो निश्चित रूप से बोरिस के पहले संदिग्ध ही होते। सौभाग्य से अथर्व बच गया था और अब वह अवसरों की भूमि में प्रवेश करने वाला था जिसे ज़ेनिथ ने उसे जल्दी से खोजने की सलाह दी थी। वह दहलीज पार करने के लिए दौड़ा, पूरी तरह से जानता था कि वह अब और 1 मिनट भी ब्लिज़र्ड क्लिफ में बेकार नहीं रह सकता। यहाँ बहुत सारे शंकुधारी पेड़ और खरपतवार हैं। ये वही जगह होगी जिसे चीफ ज़ेनिथ ने अवसरों की भूमि कहा था। अथर्व ने विस्मय में चारों ओर देखते हुए बड़बड़ाया। वह धीरे धीरे पूरे चक्र में घूमता रहा, चुपचाप अपने सामने के दृश्य को देखता रहा जब तक कि उसकी नज़र एक पत्थर की पट्टिका पर नहीं पड़ी जो उसके आसपास की झाड़ियों से लगभग छिपी हुई थी। वह उसके पास गया और घुटने टेककर उस पर लिखा हुआ पाठ पढ़ा, आग और बर्फ का निवास। प्लेग के दाईं ओर एक छोटा सा संकीर्ण छेद था जो केवल एक व्यक्ति के आकार को समायोजित करने में सक्षम प्रतीत होता था। ये सही है, मैं सही स्थान पर आया हूँ। अथर्व मुस्कुराया, अपने उत्साह को रोक नहीं पाया। ज़ेनिथ ने अथर्व को बताया था कि बर्फ और आग का निवास 9 डिग्री शरीर का जन्मस्थान था। रिफाइनिंग फॉर्मूला किंवदंती ने बार बार बताया था कि आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना एक मजबूत योद्धा एक बार आग और बर्फ के निवास में भटक गया था और अपने कौशल को इस हद तक निखारा कि वह 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला बनाने के लिए प्रेरित हुआ। अथर्व को प्रसिद्ध कहानी की उत्पत्ति का पता चलने से उसे समझने का एक बड़ा अवसर मिला। जब तक उसके पास महान समझ कौशल है, वह निश्चित रूप से इस आग और बर्फ के निवास के अंदर छलांग और सीमा से अपने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला को विकसित करेगा। अथर्व ने संकरी गलियारे में चलने की तैयारी में खुद को स्थिर करते हुए सांस छोड़ी। प्रवेश द्वार प्रतिबंधित था और इसलिए अथर्व ने उम्मीद नहीं की थी कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा सुरंग का आकार बढ़ता जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से प्रकाशित स्थान ओले से ढका हुआ था। एक सादृश्य जिसने अथर्व को भ्रमित कर दिया, गुफा के अंदर गहराई से निकलने वाली बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिसने जल्द ही उसे बाहर की कपकपी ठंड से बचाने वाली दहाड़ती लौ की शक्ति को फैलाने की अनुमति दी। यहाँ इतनी गर्मी कैसे है? उसने सोचा। इसे आग और बर्फ का घर कहा जाता है। शायद अंदर आग हो। वह आगे बढ़ता रहा जब तक कि उसने देखा कि बिल नीचे की ओर खिसकना शुरू हो गया था। वातावरण में भी बदलाव महसूस किया गया क्योंकि वह जितना आगे बढ़ता गया, नमी बढ़ती गई। 6 घंटे बाद वह आखिरकार सुरंग के अंत में पहुंच गया था। विस्तृत समतल भूमि की सीमा लगभग 100 मीटर थी। इसे 2 खंडों में विभाजित किया गया था जहां 2 विरोधी तत्वों ने अपने अपने क्षेत्रों को घेर लिया था। उसके दाईं ओर चमकदार और पारदर्शी जादुई बर्फ के टुकड़े पड़े थे। इसकी उम्र केवल जांच के लिए अथाह थी, लेकिन इसने जो आभा प्रदर्शित की वह इसके प्राचीन इतिहास की बहुत सी बातें बताती थी जिसमें कम से कम पिछले 10,000 साल शामिल थे। इसके समानांतर छिटपुट लाल रंग का मैग्मा था जो अपनी तीव्रता के साथ उबल रहा था और एक पल में अथर्व को वाष्पीकृत करने की क्षमता रखता था। यदि वह केवल किसी एक घटक के संपर्क में आता तो उसे लावा की तीखी चमक या जादुई बर्फ की जकड़न से मृत घोषित कर दिया जाता। यह उसके लिए एक वरदान था कि उनके भारी अंतर ने एक तटस्थ और रहने योग्य वातावरण बनाया। निरंतर क्रिम्सन मैग्मा और असंख्य जादुई बर्फ, ये बिल्कुल वही जगह है जहां 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला जैसी खेती की विधि बनाई जा सकती है। आग और बर्फ का निवास वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है।
भक्षण कौशल की मदद के साथ इस तरह की सेटिंग निश्चित रूप से मुझे 2 महीने के भीतर अपने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले को 5वीं डिग्री तक परिष्कृत करने की अनुमति देगी, अथर्व ने खुशी में खुद से कहा। वह देख सकता था कि उसका लक्ष्य अब प्राप्त करने योग्य था और इस तथ्य पर वह बहुत खुश था। उस तरह की शक्ति मेरे लिए रक्त शोधन में सभी ग्रेड के योद्धाओं पर शासन करने के लिए पर्याप्त होगी। मुझे निम्न स्तरीय अस्थि सुदृढ़ीकरण के लड़ाकों का सामना करने में कोई हिचक नहीं होगी। वह मुस्कुराया, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था क्योंकि उसने अपनी शोधन प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि यह कोई दर्द रहित कार्य नहीं था। अथर्व अपनी हड्डियों को हिला देने वाली पीड़ा से अपने शरीर में कंपन को रोक नहीं सका। अथर्व ने विरोध में अपने दांत पीस लिए। उसके पास पीछे हटने और जंगल में बिताए गए सभी समय को बर्बाद करने की कोई योजना नहीं थी। नए जोश के साथ उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं क्योंकि उसने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की तीसरी डिग्री का उपयोग करना शुरू कर दिया और विस्तार के केंद्र में चला गया जहां परस्पर विरोधी माहौल घुलमिल गया था। वह अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। नोबेल बिन अथर्व ने अपने शोधन की शुरुआत करने के लिए इंसेसेंट क्रिम्सन मैग्मा से नारकीय शक्ति और असंख्य जादुई बर्फ से ठंडी शक्ति का उपभोग करते हुए भक्षण कौशल का आग्रह किया। वह 2 घटकों के कारण होने वाली पीड़ा को देखकर कराह उठा और चिल्लाया। मोटी नसें और उसके शरीर की नसें उसके अंदर संघर्ष कर रही शक्तियों के विरोध में उभर आईं। उसका प्रवास जल्दी ही बीत गया और उसने अपने शोधन की कठोर और थकाऊ प्रक्रिया से कोई राहत नहीं पाई। 2 महीनों में अथर्व ने 9 डिग्री शरीर शोधन सूत्र की 5वीं डिग्री प्राप्त करने की अपनी अपेक्षा पूरी कर ली थी। अपने कठिन प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप उसने साधना के अगले चरण को भी पार कर लिया था और रक्त शोधन की 5वीं कक्षा तक पहुंच गया था। अपनी यात्रा की शुरुआत में अपने पिछले स्वरूप की तुलना में वह अधिक ऊर्जावान हो गया था। 9 डिग्री शरीर शोधन सूत्र की उसकी सफलता ने उसे लगभग 5.9 फीट की ऊंचाई प्रदान की, जबकि उसकी अदृश्य महत्वपूर्ण ऊर्जा और आत्मा भी फिर से भर गई और ऊपर उठ गई। अथर्व अपने होठों पर मुस्कान को फैलने से नहीं रोक सका। उसे यहाँ तक विश्वास था कि वर्तमान में उसके पास जो जबरदस्त ताकत है वह एक झटके में आसानी से एक पहाड़ को तोड़ सकती है। मैं यहाँ 2 महीने से हूँ, मुझे वापस ले जाने के लिए मुखिया पहले से ही यहाँ आ चुके होंगे, अथर्व ने कहा। झिझक के कारण वह तुरंत वहां से जाने से रुक गया क्योंकि उसने पीछे मुड़कर निरंतर लाल रंग के मैग्मा और असंख्य जादुई बर्फ की ओर देखा। उसने भौहें सिकोड़ीं, ये जानते हुए कि वह ज़ेनिथ को हर बार खुद को चमकाने के लिए आग और बर्फ के इस निवास में नहीं ले जाने दे सकता था। अगर वह बार बार वापस आता तो बोरिस निस्संदेह आग और बर्फ के निवास के बारे में भी पता लगा लेता। क्या होगा अगर मैं भक्षक क्षेत्र की कोशिश करता, अथर्व ने सोचा। उसकी आंखें खोज में चौड़ी हो गईं। तुरंत अपने सिद्धांत का परीक्षण किया और भक्षक क्षेत्र का आग्रह किया। एक पल में उसके कब्जे में मैग्मा की एक झील दिखाई दी। उसने इसे तब तक मैजिक आइस में निर्देशित किया जब तक कि उसने भक्षक क्षेत्र में दोनों तत्वों के कुछ हिस्सों को प्रभावी ढंग से संग्रहित नहीं कर लिया। उसके लिए सौभाग्य की बात है कि भक्षक क्षेत्र में एक विशाल स्थान था जिसमें वांछित विषय आसानी से फिट हो सकते थे। जब अथर्व ने खुद को याद दिलाया कि भविष्य में अपने लाभ के लिए जो भी छोटा हिस्सा लिया है उसका उपयोग करना है, तो वह संतुष्ट हो गया। आखिरकार अगर उसने इसकी सारी शक्ति को निकालने की कोशिश की होती तो वह अनावश्यक रूप से ब्लिज़र्ड क्लिफ में आमूलचूल परिवर्तन कर देता। मैं फिर से वापस आऊंगा, अथर्व ने गुफा से बाहर निकलने से पहले अपने पीछे एक आखिरी नज़र डालते हुए कसम खाए। ब्लिज़र्ड क्लिफ का आकाश अपने व्यस्त आगंतुकों के लिए एक क्षेत्र बन गया। इस बार केवल ज़ेनिथ ही नहीं आया था, बल्कि बोरिस और अन्य 9 एल्डर भी थे जो अथर्व की वापसी का इंतजार कर रहे थे। चीफ, हमारे दिमाग ने ब्लिज़र्ड क्लिफ को लगभग 10 बार खोजा है। वहां अथर्व की छाया भी नहीं दिख रही है, वह यहीं मर गया होगा। बोरिस ने नाटकीय ढंग से विलाप किया। रक्त शोधन में असली शीर्ष योद्धा भी यहाँ आधे महीने तक रहने में सक्षम नहीं हैं। समाचार देने पर उसकी आंखों ने उसकी कथित ईमानदारी को धोखा दिया। अथर्व जैसा छोटा लड़का जिसका अधिकतम कौशल रक्त शोधन में 7 चरणीय योद्धा से मेल खाता है, ब्लिज़र्ड क्लिफ में 2 महीने के बाद बिल्कुल मर गया होगा। उसके बमुश्किल छिपे हुए व्यंग्य को अन्य लोगों ने भी साझा किया। एल्डर लोगन, एल्डर रोनाल्ड और एल्डर हैरिस सभी ने एक हल्की मुस्कान दिखाई, उनके जैसी ही मानसिकता साझा की। केवल एल्डर इवान और बाकी लोगों ने ही अथर्व की भलाई की वास्तव में परवाह की। अथर्व स्नो सेक्ट में एकमात्र शिष्य था जो 1000 साल बाद 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की साधना कर सकता था। अब तक एक यादृच्छिक शिष्य फिल ने इस दुर्दशा का कारण बना। इस ज्ञान के साथ कि अथर्व अब तक मर चुका होगा, वे सभी अपने दिलों में कटु आक्रोश से भरे हुए थे। जेनिथ ने इस मामले की परवाह नहीं की और अपने दिमाग को आग और बर्फ के निवास के क्षेत्र पर केंद्रित किया। अपनी खोजों को देखकर कुछ ही पलों में जेनिथ के मुंह पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगी, जिससे समूह के लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और एक विशाल हाथ में बदल गया जो अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। ये तुरंत वापस लौटा और अथर्व की आकृति को छोड़ दिया। सभी बुजुर्ग अचंभित और अविश्वास की स्थिति में आ गए।
अध्याय 105 गुट बनाने के लिए तैयार। आप सभी को देखकर अच्छा लगा। चीफ जेनिथ, डोमिनेंट टॉप एल्डर और अन्य बुजुर्ग, अथर्व ने विनम्रता से कहा क्योंकि वह जेनिथ की शक्ति से हवा में लटका हुआ था। अथर्व को उनके हैरान चेहरों, खासकर बोरिस और एल्डर लोगन के चेहरे पर निराशा देखकर संतुष्टि महसूस हुई। ये निश्चित था कि इन लोगों को पूरी तरह से उम्मीद थी कि वह मर जाएगा, लेकिन अब वह सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गया था। ये देखना आसान था कि वे कितने हैरान थे। अथर्व, तुम कैसे नहीं मरे? एल्डर इवान और अन्य बुजुर्गों ने अविश्वास में पूछा। उनकी आंखें खुली हुई थीं। क्या आप सभी मुझे इतनी बुरी तरह से मरना चाहते हैं? अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी नज़र बोरिस पर पड़ी, जो पूरी तरह से नाखुश दिख रहा था। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी देखा है। चूंकि आपने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले में महारत हासिल कर ली है, इसलिए ब्लिज़र्ड क्लिफ पर आपकी मृत्यु होने का कोई रास्ता नहीं था। एल्डर माटेओ ने पहले प्रतिक्रिया देते हुए हंसे। अथर्व, कृपया हमें बताएं कि आप पिछले 2 महीनों में कैसे जीवित रहे। एल्डर एबर्ट बहुत उत्सुक थे। मुझे सौभाग्य से एक गुफा मिली जो भयंकर जानवरों के प्रवेश के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए मैं वहां बच गया, अथर्व ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एक गुफा? आप बहुत भाग्यशाली थे। ठीक है, चूंकि अथर्व सुरक्षित वापस आ गया है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ब्लिज़र्ड क्लिफ छोड़ना शुरू कर देना चाहिए, जेनिथ ने उस समय एल्डर से कहा। फिर जेनिथ, अथर्व और कई एल्डर्स पहले चले गए। बोरिस और 3 अन्य लोग वहीं रह गए। डोमिनेंट टॉप एल्डर, यह असंभव है। ब्लिज़र्ड क्लिफ पर कभी गुफाएं नहीं बनी हैं। एल्डर लोगन ने नाराजगी से कहा। मुझे पता है, जेनिथ ने अथर्व को जीवित रहने में मदद करने के लिए कुछ दिया होगा। मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था, बोरिस ने गुस्से में कहा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। वह सिर्फ एक रक्त शोधन योद्धा है। आखिरकार जेनिथ सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। ये हमारी योजनाओं का अंत नहीं है। जहां तक उसकी असली ताकत का सवाल है, तो केवल समय ही बताएगा। अब आपको जो करना चाहिए वह है अधिक शिष्यों की भर्ती करना, विशेष रूप से मुख्य शिष्यों और उच्च स्तर के शिष्यों की। रक्त शुद्धिकरण का ग्रेड, इस पर ध्यान दो। हाँ, समझ गया। एल्डर लोगन और 2 अन्य ने सिर हिलाया। जिस क्षण अथर्व ने स्नो सेक्ट में कदम रखा, उसे देखने वाले सभी लोग अपना दिमाग खो बैठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अथर्व बच जाएगा। आवाज़ों का शोर फिर से हवा में भर गया, चारों तरफ गर्मागर्म चर्चाएं। अथर्व ने शोर को नज़रअंदाज किया। जेनिथ पर्वत से नीचे आने के बाद वह सीधे अपने आंगन में चला गया। ग्रेस ने उसे चिंतित दांतते हुए देखा। अगर अथर्व ने आवेग में आकर काम नहीं किया होता और अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया होता, तो कुछ भी नहीं होता और ग्रेस 2 महीने तक उसके बारे में इतनी चिंतित नहीं होती। अथर्व ने ग्रेस की आलोचना को विनम्रता से स्वीकार किया, ये जानते हुए कि वह नाराज थी क्योंकि उसे उसकी परवाह थी। फिर अथर्व ने ग्रेस को बताया कि वह क्या सोच रहा था। वह स्नो सेक्ट के भीतर एक गुट बनाना चाहता था, और उसका लक्ष्य स्पष्ट था। वह एक ऐसा गुट बनाना चाहता था जो कास्टिंग और रिफाइनमेंट गुटों के खिलाफ खड़ा हो। अब जब वह रक्त शोधन की 5वीं कक्षा में था, तो वह एक गुट बनाने में कामयाब हो सकता था। स्नो सेक्ट में पैर जमाना, इसलिए वह एक गुट बनाना चाहता था। उसके लिए अकेले उन 2 गुटों से लड़ना बिल्कुल असंभव होगा जो उससे नफरत करते थे। तुम एक गुट बनाना चाहते हो? ग्रेस ने अविश्वास के साथ कहा। उसका शिष्य और भी अधिक महत्वाकांक्षी साबित हो रहा था। हाँ गुरु, अथर्व ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। क्या आपके पास संप्रदाय के मूल के अंदर संपर्क हैं? ग्रेस ने पूछा। इसका मेरे गुट बनाने से क्या लेना देना है? अथर्व ने थोड़ा उलझन में पूछा। उसे नहीं पता था कि ग्रेस ने ये सवाल क्यों पूछा। मुझे पता है कि तुम्हारी ताकत में बहुत सुधार हुआ है, अथर्व। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से किसी से भी मुकाबला कर सकते हो? यदि तुम एक गुट बनाना चाहते हो, तो तुम्हें संप्रदाय के पूरे आंतरिक विभाग को इसकी घोषणा करनी होगी, अन्यथा कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, ग्रेस ने समझाया। एक बार जब आप घोषणा कर देंगे, तो रिफाइनमेंट गुट और कास्टिंग गुट निश्चित रूप से आपसे लड़ने के लिए आएंगे। यह अपरिहार्य होगा। किसी भी गुट को इससे गुजरना होगा। यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख को भी हस्तक्षेप करने की मनाही है। मैं समझता हूँ, अथर्व ने सिर हिलाया, गहरी सोच में डूब गया। तो अगर आप गुट बनाना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत योद्धा में एक सहयोगी की आवश्यकता है जो आंतरिक विभाजन में प्रभावशाली हो। उन्हें कम से कम शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों के समान स्तर पर होना चाहिए, ग्रेस ने आगे कहा। मास्टर ग्रेस, क्या आपने ऑटेलन नाम के किसी व्यक्ति के बारे में सुना है? मेरा अनुमान है कि वह शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से एक है, अथर्व ने बहादुर युवक को याद करते हुए कहा। आप ऑटेलन को जानते हैं? ग्रेस को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे नहीं पता था कि अथर्व उससे कैसे मिल सकता है। मैं स्टोन सिटी जाने से पहले एक बार उससे मिला था, अथर्व ने जवाब दिया। मैं समझ गया, ग्रेस ने एक पल के लिए सोचा, फिर समझाया। ऑटेलन शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से नहीं है, लेकिन वह गेनाडी जितना ही प्रसिद्ध है, आंतरिक शिष्यों में सबसे अच्छा है। ऑटेलन शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से नहीं है, लेकिन वह गेनाडी जितना ही प्रसिद्ध है।
मैं उलझन में हूँ मास्टर। नोवेल बिन ये कैसे काम करता है? अथर्व ने पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ऑटलान बहुत शक्तिशाली है। ये सर्वविदित है कि उसने गेनाडी को कई बार हराया है, लेकिन वह कभी भी बाहरी प्रतियोगिता और आंतरिक प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता है। यही कारण है कि वह रैंक में शामिल नहीं होता है, ग्रेस ने विस्तार से बताया। उसे संप्रदाय प्रमुख का शिष्य माना जाता है क्योंकि वह जेनित पर्वत पर रहता है। इसके अलावा स्नो संप्रदाय में प्रमुख जेनित को छोड़कर कोई भी उसकी उत्पत्ति नहीं जानता। ऐसा लगता है जैसे वह कहीं से भी इस दुनिया में प्रकट हुआ हो। वह बहुत रहस्यमय है। इससे अब मुझे उसके बारे में और भी अधिक जिज्ञासा हो रही है, अथर्व ने बड़बड़ाते हुए कहा, अपने दिमाग को इस बात पर खपाते हुए कि वह ऑटलान को अपना सहयोगी कैसे बना सकता है। अथर्व, अगर तुम ऑटलान को अपना सहयोगी बना सकते हो तो मैं मुख्य शिष्यों का ख्याल रखूंगा। ग्रेस ने अथर्व को देखते हुए कहा, यह एक सौदा है गुरु, आपकी मदद की बहुत सराहना की जाएगी। अथर्व ने जल्दी से जवाब दिया, बड़े मुस्कुराते हुए। बेशक, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैं ये तभी करूंगा जब तुम अपना लक्ष्य पूरा कर सको। ऑटलान दूसरे दिन वापस आ गया। अब शायद वह ज़ेनिथ पर्वत पर साधना कर रहा हो। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा, नहीं तो वह समाप्त होने के बाद महीनों तक कहीं नहीं मिलेगा, ग्रेस ने अथर्व को चेतावनी दी। मास्टर ग्रेस, मुख्य शिष्यों को मनाने में मेरी मदद करने के लिए खुद को तैयार करो। मैं अब ऑटलान को ढूंढने जाऊंगी। और इस तरह अथर्व एक बार फिर ज़ेनिथ पर्वत पर आया। अथर्व, तुम यहाँ क्यों हो? एग्ग ने अपने अप्रत्याशित आगंतुक को देखकर उलझन में पूछा। एग्ग, ऑटलान अपनी साधना कहाँ से शुरू करता है? अथर्व ने पूछा। पूर्व में बगल के कमरे में। उसे शायद काम पूरा करने में कुछ और दिन लगेंगे। तुम घर जा सकते हो और जैसे ही वह काम पूरा कर लेगा मैं तुम्हें खबर भेज दूंगा, एग्ग ने सुझाव दिया। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद एग्ग, लेकिन अगर यह संभव है, क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ और इसके बजाय प्रतीक्षा कर सकता हूँ? कृपया मुझे भगाओ मत, अथर्व ने कहा। ओह बिल्कुल, मुझे यहाँ आपका स्वागत करके खुशी होगी। एग्ग बहुत उत्साहित था क्योंकि वह अथर्व से सीखने और नोट्स की तुलना करने के लिए उत्सुक था। भले ही वह अब अथर्व से बहुत पीछे था, लेकिन उसके दिल में अथर्व के लिए कोई ईर्ष्या नहीं थी। अथर्व, तुम ऑटेलन में किस लिए आए हो? एग्ग ने उत्सुकता से पूछा। अथर्व ने उसे बैठाया और अपने दोस्त से कुछ भी छिपाए बिना एग्ग को अपनी योजनाएं बताने लगा। अध्याय 106 जेनिथ की सलाह। क्या तुम एक गुट बनाना चाहते हो? अथर्व, यह एक बहुत ही खतरनाक और साहसिक विचार है, एग्ग ने आंखें चौड़ी करके कहा। वह अथर्व की योजना से हैरान था। गुट बनाना किसी भी तरह से आसान काम नहीं था। इसे प्रबंधित करना, संगठित करना और मजबूत करना भी बेहद ज़रूरी था। रिफाइनमेंट गुट और कास्टिंग गुट को डेमी इमॉर्टल्स का समर्थन प्राप्त था और एम्बर गुट को भी एक रहस्यमय व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था। उन सभी के पास शक्तिशाली समर्थक थे। यही कारण था कि ये गुट इतने मजबूत और समृद्ध हो पाए। कोई भी अपने शिष्यों को धमकाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अथर्व के पास केवल ग्रेस का समर्थन था, लेकिन अब वह एक गुट बनाने के बारे में सोच रहा था। वह वास्तव में कुछ और था। हाँ, तुम सही हो एग्ग, मुझे पता है कि मुझे शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिक समर्थन नहीं मिला है, इसलिए मैं ऑटेलन से मिलने आया हूँ। वह मजबूत है, मुझे उसकी ज़रूरत है। अथर्व ने सिर हिलाया और दृढ़ निश्चयी नज़र से स्वीकार किया। अरे दोस्त, मुझे भी शामिल करो, एग्ग ने अप्रत्याशित रूप से प्रस्ताव रखा क्योंकि उसकी आंखों में दृढ़ निश्चयी रोशनी चमक उठी। मैं आपके समर्थन की सराहना करता हूँ एग्ग, सच में मैं करता हूँ, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इस पर ध्यान से सोचें। एक बार जब आप अंदर आ जाएंगे तो आप कास्टिंग फैक्शन और रिफाइनमेंट फैक्शन के दुश्मन बन जाएंगे। वे आपको सिर्फ इसलिए नापसंद करेंगे क्योंकि आप मेरे साथ शामिल हो गए और चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अथर्व को आश्चर्य हुआ जब एग्ग ने स्वेच्छा से उसके साथ शामिल होने का प्रस्ताव रखा। वह उसके समर्थन से थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन उसे पता था कि उसे चीज़ें स्पष्ट करनी होंगी ताकि एग्ग को पता चले कि अगर वह उसके साथ शामिल होने का फैसला करता है तो उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है और मैं सराहना करता हूं कि आप इसे स्पष्ट करने के लिए इतने विचारशील हैं, लेकिन मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मैं अपने गुरु की मदद करना चाहता हूं और आपका अच्छा दोस्त बनना चाहता हूं, एग्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कहा। बेशक वह अथर्व का पक्ष लेने के खतरों को जानता था, लेकिन वह मुझे भी पूरा विश्वास था कि अथर्व एक सच्चा वफादार दोस्त होगा। हाँ, ठीक है एग्ग, चलो ऑटेलन को ढूंढते हैं। याद रखना, कृपया उसे मनाने में मेरी मदद करो। अब यही हमारी मुख्य प्राथमिकता है, अन्यथा हम अपना गुट नहीं बना पाएंगे, और अगर हम कोई गुट बना भी लेते हैं तो वह कमज़ोर गुट होगा जिसके पास कोई शक्तिशाली बैकअप नहीं होगा। दूसरे गुट हमें धमकाएंगे, अथर्व ने कहा। उनकी बातचीत से उसका दिल भर आया। एक और दोस्त होना हमेशा मनोरंजक और प्रेरणादायक होगा, खासकर तब जब वे साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हों। हाँ, मैं समझता हूँ।
लेकिन शायद ऑटेलिन को मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसने शोहरत और महिमा के प्रति उदासीनता दिखाई है। मैंने उसे कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लेते नहीं देखा, एडगर ने चिंतित स्वर में कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पहले कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, हमें कभी नहीं पता चलेगा कि चीज़ों के बारे में उसका क्या नज़रिया है। अथर्व नोवेल्बिन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। आपकी बात सही है। ठीक है, तो चलिए हम उससे बात करते हैं जब वह साधना पूरी कर ले, एडगर ने सहमति जताई। ऑटेलिन ने पूरे 5 दिन बाद तक एकांत में अपनी साधना पूरी नहीं की। अथर्व और एडगर ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। प्रसिद्ध योद्धा से बात करने के लिए उत्सुक थे। जब ऑटेलिन को बताया गया कि वे उसके पास आकर बात करना चाहेंगे, तो उसने उन्हें अपने कमरे में आमंत्रित किया। अथर्व और एडगर को अपने कमरे में आमंत्रित किए जाने पर बहुत खुशी हुई। जैसे ही वे अंदर गए, अथर्व ने ऑटेलिन का अभिवादन किया और उससे पूछा कि क्या वह सफलता प्राप्त करने में सफल हुआ है। उसे याद आया कि पिछली बार ऑटेलिन प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था, ताकि अस्थि सुदृढ़ीकरण तक पहुंचने का रास्ता खोज सके। ऑटेलिन अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट था। उसने उनसे कहा कि उसे पहले ही ऐसा करने का रास्ता मिल गया है। वह इस बार सफलता प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्नो सेक्ट में वापस आया था। अस्थि सुदृढ़ीकरण उसके सबसे गहन ध्यान का हकदार था। आखिरकार उसे यह सुनिश्चित करना था कि उसके आसपास की हर चीज़ अच्छी तरह से व्यवस्थित हो। उन्होंने रक्त शोधन के चरण की पूर्णता को सुदृढ़ करने के लिए इन दिनों एकांत में साधना की, ताकि अपनी आगामी सफलता के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जा सके। ऑटलिन ने फिर उससे पूछा कि वह किस लिए आया है। रिक ने उसे सीधे तौर पर अपनी योजनाओं के बारे में बताया और उम्मीद जताई कि ऑटलिन उनके साथ शामिल होगा। अथर्व, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। आप एक अच्छे इंसान हैं और मैं आपको पसंद करता हूँ। लेकिन यह अलग है, मुझे इस तरह की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑटलिन ने तुरंत मना कर दिया। वह खुद को उन चीज़ों में शामिल नहीं करना चाहता था, जटिल मामले। वह अपनी व्यक्तिगत प्रगति और साधना में अधिक रुचि रखता था। अरे ऑटलिन, मैं तुम्हें हमारे नए गुट में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ जाओ। मैं बस तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उस दिन आ जाओ जब हम अपने गुट की स्थापना की घोषणा करेंगे। बस इतना ही, अथर्व ने दृढ़ता से कहा, ऑटलिन का मन बदलने की कोशिश करते हुए। मुझे डर है कि यह उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। एक बार जब मैं उस दिन आ जाऊंगा, तो मुझे गुट का सदस्य होने का लेबल दिया जाएगा। गुट में चीज़ों से निपटने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैं इस तरह के प्रबंधन के सामान को पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जुड़ना चाहिए, ऑटलिन ने जोर देकर कहा, विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया। अगले कुछ घंटों तक अथर्व और एडगर ने ऑटलिन को मनाने की कोशिश की। हालांकि उनके अथक प्रयासों के बावजूद ऑटलिन ने अपना मन नहीं बदला। अंत में दोनों ने उसे उसके समय के लिए धन्यवाद दिया और निराश होकर उसे अलविदा कहा। अब वे कुछ और नहीं कर सकते थे। वे उसके कमरे से बाहर निकले और एक दूसरे को निराश होकर देखा। अब वे प्लान बी के बारे में विचार विमर्श करने लगे। अरे अथर्व, अगर ऑटलिन शामिल नहीं होता है तो क्या तुम गुट की स्थापना नहीं कर पाओगे? एडगर ने दुखी होकर पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी इसे स्थापित कर सकता हूँ, लेकिन ऑटलिन के बिना यह एक कमज़ोर गुट होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, कास्टिंग गुट और रिफाइनमेंट गुट हमारे नए गुट को परेशान करेंगे। अथर्व ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि वह आगे क्या कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? आपने उसका रवैया देखा है। ऐसा लगता है कि वह हमारे निमंत्रण को कभी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे हम कुछ भी कहें, एडगर ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। वह समझ गया कि अथर्व का क्या मतलब था। शीर्ष आंतरिक शक्ति वाले योद्धा के बिना उनका नया गुट एक नीच गुट होगा, जो अन्य गुटों से धमकी और उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील होगा। चलो कड़ी मेहनत करते हैं और उसे हाँ कहने के लिए एक और विचार के साथ आते हैं। अथर्व ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए निर्णायक रूप से कहा। वह ऑटलिन को अपने भावी गुट का सदस्य बनाने के लिए दृढ़ था, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अथर्व, एडगर, मेरे कमरे में आओ। जेनिथ ने अचानक उन्हें बुलाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उत्सुकता से कि चीफ जेनिथ उनसे क्यों मिलना चाहते थे। वे तुरंत जेनिथ के कमरे में चले गए। फिर उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाया और खटखटाया, दरवाजा खोला और अंदर चले गए। चीफ जेनिथ, उन्होंने जेनिथ का अभिवादन किया, जो ध्यान में बैठे हुए आंखें बंद किए हुए थे। उनकी आवाज़ सुनकर जेनिथ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उन्हें देखकर सिर हिलाया। फिर उसने उन दो युवकों पर एक नज़र डाली। अथर्व, तुम एक गुट बनाने की योजना बना रहे हो और चाहते हो कि ऑटलिन तुम्हारे साथ शामिल हो, सही है? जेनिथ ने पूछा, जैसे कि वह सर्वज्ञ हो। हाँ चीफ जेनिथ, अथर्व ने ईमानदारी से जवाब दिया। जो मैं देख रहा हूँ, उससे लगता है कि उसने तुम्हें ठुकरा दिया है न? जेनिथ ने आगे पूछा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। अथर्व और एडगर ने निराशा में आह भरी और सिर हिलाया।
आप एक गुट बनाना चाहते हैं ताकि कास्टिंग गुट और रिफाइनमेंट गुट के खिलाफ खड़े हो सकें। यह एक स्मार्ट विचार है। मैं इस मामले में आपका समर्थन करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बताई बातों को समझ पाते हैं तो आपके सपने सच हो सकते हैं। और हो सकता है आपके और ज़्यादा समझाने के बिना भी ऑर्टेलन आपके गुट में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आगे आए, जेनिथ ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। चीफ जेनिथ, आपका क्या मतलब है? उन्होंने तुरंत पूछा और उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। ओलिविया बिंग नाम की एक मुख्य शिष्या है। ऑर्टेलन उसे पसंद करता है। जब तक आप उसे अपने गुट में शामिल होने के लिए मना सकते हैं, वह निश्चित रूप से उसका अनुसरण करेगा और आपके साथ शामिल होगा, जेनिथ ने सुझाव दिया। हालांकि ये सुनकर अथर्व और एडगर निराश हो गए। जेनिथ की सलाह सुनकर उनके कंधे झुक गए। ओलिविया बिंग, वह कौन थी? वे उसे बिल्कुल नहीं जानते थे। वे उसे अपने गुट में कैसे शामिल कर सकते थे? इसके अलावा वह एक मुख्य शिष्या थी और उसके पास उन्हें अस्वीकार करने के हर कारण थे। 2 अज्ञात आंतरिक शिष्य। चीफ जेनिथ, क्या आप इस बारे में उससे बात करने के लिए इतने दयालु होंगे? एडगर को अचानक एक हास्यास्पद विचार आया। या शायद मैं ऑर्टेलन से बात कर सकता हूं और उसे आपके साथ शामिल होने का आदेश दे सकता हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसा करूं? एडगर के अनुचित अनुरोध पर जेनिथ ने अपनी आंखें घुमाईं। धन्यवाद चीफ जेनिथ, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। अथर्व ने सिर हिलाया और उत्तर दिया। संप्रदाय प्रमुख की आवाज में व्यंग्य को नहीं पकड़ा। जेनिथ रुक गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बेशक वह ओलिविया या ऑर्टेलन से बात नहीं कर सकता था। ठीक है, बकवास करना बंद करो, चलो मुद्दे पर आते हैं। अथर्व, मुझे बताओ, तुम अभी जो मैनुअल अभ्यास कर रहे हो, क्या वह गूढ़ है? क्या तुम्हें कोई कठिनाई हो रही है? जेनिथ ने पूछा। उसने ऑर्टेलन की समस्या को उनके ऊपर छोड़ने का फैसला किया। ओलिविया बिंग और ऑर्टेलन की उसके प्रति भावनाओं का उल्लेख करना ही सबसे बड़ी मदद थी जो वह दे सकता था। ये वास्तव में एक गहन विषय है और मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, चीफ जेनिथ, अथर्व आज्ञाकारी ढंग से कहा। लड़के, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारी मैनुअल में कोई दिलचस्पी नहीं है, जेनिथ ने अथर्व की मैनुअल के बारे में बात करने की अनिच्छा पर क्रोधित होकर कहा। वह समृद्ध अनुभव वाला एक एल्डर था जो अपने शिष्यों के पास जो कुछ भी था उससे कभी ईर्ष्या नहीं करता था। ओलिविया बिंग एल्डर सैमुअल की शिष्या है। वह व्यावहारिक रूप से कास्टिंग के प्रति जुनूनी है। यदि आप उसके साथ अपनी मैनुअल साझा करने के लिए तैयार हैं तो मुझे यकीन है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा। क्या आप समझे? जेनिथ ने कहा। हाँ चीफ जेनिथ, अथर्व ने उत्तर दिया। अब समझ में आ रहा था कि जेनिथ ने उसकी मैनुअल के बारे में क्यों पूछा था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको उसे मैनुअल दे देना चाहिए। आपको बस अपने कुछ अनुभव या सुझाव उसके साथ साझा करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी होगा। वह खुशी खुशी आपसे इस बारे में बात करेगी, जेनिथ ने अथर्व की झिझक को शांत करने के लिए कहा। तो हम उसे कहाँ पा सकते हैं, चीफ? एडगर ने पूछा। वह एल्डर सैमुअल की जगह पर है। बेशक यह आखिरी जानकारी थी जो जेनिथ उन्हें देना चाहता था। वह इन दोनों शिष्यों को बेहद पसंद करता था, लेकिन किसी भी तरह से वह उन्हें चम्मच से नहीं खिलाना चाहता था। मुझे समझ आ गया। धन्यवाद चीफ, आपने हमारी बहुत मदद की है। हम अब उसे खोजने जा रहे हैं, अथर्व ने कृतज्ञतापूर्वक झुकते हुए कहा। एडगर ने भी ऐसा ही किया। तुरंत दोनों दोस्त एल्डर सैमुअल के आंगन की ओर चल पड़े। एल्डर सैमुअल के शिष्यों ने आते ही उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। बर्था अपने कमरे से बाहर निकली और अथर्व को चिढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि हम कैसे कास्टिंग का अभ्यास करते हैं? तुम लालची आदमी हो। तुम्हारी भी मौजूदगी अच्छी लगी, बर्था, लेकिन दुख की बात है कि आज मुझे कुछ और काम है। अथर्व ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, वह क्या है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकती, जब तक कि तुम एम्बर गुड को नहीं छोड़ देते। तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों? बर्था ने घबराते हुए पूछा। ही बर्था, क्या मिस ओलिविया बिंग यहाँ हैं? हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। जब हम उनसे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है, अथर्व ने उसे अनुमान लगाने पर मजबूर करते हुए कहा। अथर्व, क्या ये तुम हो? तुम यहाँ आए हो और तुम मुझे पहले बधाई देने के लिए अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। अंदर से एक आवाज़ गूंजी। अध्याय 107 निम्न नश्वर स्तर का कास्टिंग मास्टर। आवाज़ स्पष्ट थी। यह कोई और नहीं बल्कि एल्डर सैमुअल की आवाज़ थी। एक शक्तिशाली अर्धमर के रूप में एल्डर सैमुअल को निश्चित रूप से अथर्व के आगमन का आभास हो गया था। मेरे साथ आओ और पहले मेरे स्वामी का अभिवादन करो, बर्था ने इशारा करते हुए अंदर की ओर बढ़ते हुए कहा। वे तीनों एल्डर सैमुअल से मिलने गए। ओलिविया और बर्था के अलावा अथर्व शायद स्नो सेक्ट का एकमात्र शिष्य है जिसके साथ हमारे गुरु ने इतना अच्छा व्यवहार किया है। कुछ शिष्यों ने अथर्व के बारे में ईर्ष्या से बात करना शुरू कर दिया। उसे घर में प्रवेश करते हुए देखा।
यदि आप अथर्व की तरह सफल हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे गुरु भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे और दिन ब दिन आपके प्रति और भी अधिक स्नेही होंगे। अथर्व, एडगर और बर्था छोटे साधारण कमरे में पहुंचे जहां एल्डर सैमुअल अपने पैरों को क्रॉस करके कैटेटेल हैसॉक पर बैठे थे। एल्डर सैमुअल, अथर्व और एडगर ने बड़े सम्मान के साथ झुककर अभिवादन किया। यहाँ आओ और बैठो। एल्डर सैमुअल युवा योद्धाओं की उपस्थिति पर मुस्कुराए। मैंने सुना है कि तुम ओलिविया की तलाश में यहाँ आए हो। क्या बात है, तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? एल्डर सैमुअल ने अथर्व पर एक तीखी नज़र डालते हुए पूछा। ये स्पष्ट था कि उन्हें गलत धारणा हो गई थी कि अथर्व को ओलिविया में व्यक्तिगत रुचि थी। मैं चाहता हूँ, अथर्व ने शुरू किया। उसने कुछ भी नहीं छिपाया, एल्डर सैमुअल को अपने उद्देश्य के बारे में बताया। तुम दोनों एक गुट बनाने की योजना बना रहे हो। अथर्व, क्या तुम अपने मैनुअल में कौशल का लाभ उठाकर ओलिविया को अपने साथ शामिल करने की योजना बना रहे हो? बर्था ने अविश्वास में कहा। बेशक, वह अथर्व को नीची नज़र से नहीं देखती थी, लेकिन उसे यह विश्वास करना मुश्किल था कि अथर्व और एडगर एक गुट बनाने में सक्षम थे, खासकर ये देखते हुए कि अथर्व संप्रदाय में कितना विवादास्पद था। नोवेल बिन, हालांकि एल्डर सैमुअल अथर्व की योजना में रुचि रखते थे। सटीक रूप से कहें तो उन्हें अथर्व की मैनुअल में बहुत रुचि थी, क्योंकि उन्होंने निर्धारित किया था कि अथर्व ने जिस मैनुअल का अभ्यास किया है वह काफ़ी असाधारण होना चाहिए। अथर्व, जब तुम कास्टिंग कौशल के बारे में बात करने के लिए ओलिविया से मिलोगे तो क्या तुम मुझे उपस्थित होने दोगे? एल्डर सैमुअल ने गंभीरता से पूछा। मास्टर, क्या आप वास्तव में इन दो लोगों पर विश्वास करते हैं? बर्था ने आश्चर्य से पूछा। चूंकि आप हमें सलाह और ज्ञान देने में इतने दयालु हैं, इसलिए हम आपको हमारे साथ पाकर बहुत खुश हैं, अथर्व ने एल्डर सैमुअल से कहा, उसके अनुरोध से सहमत होते हुए। उसने एल्डर सैमुअल के इरादों का भी अनुमान लगा लिया। वह जानता था कि अगर वह एल्डर सैमुअल को आकर्षित करने के लिए मैनुअल का उपयोग कर सकता है तो इस बात की अच्छी संभावना होगी कि एल्डर सैमुअल उसके गुट का समर्थन करने के लिए तैयार हो सकता है। यदि ऐसा है तो यह उनके गुट के लिए अच्छा था। जैसा कि एल्डर सैमुअल ने कहा, 3 मजबूत अर्धमर का मुकाबला कर सकता है। आखिरकार एल्डर सैमुअल अर्धात्मा स्तर पर एक कास्टिंग मास्टर के रूप में अपनी पहचान के लिए जाने जाते थे। थोड़ी देर बाद वे ओलिविया के कास्टिंग स्थल पर पहुंचे। ठीक उसी समय ओलिविया एक हथियार का कास्टिंग कर रही थी। कास्टिंग के दौरान ओलिविया द्वारा की गई लयबद्ध धड़कन को सुनकर अथर्व और एडगर किसी भी समय आदर्श क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन वे अंतर्दृष्टि प्राप्त करने या साधना करने के लिए वहां नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने अपने उद्देश्य के बाहर किसी भी चीज से विचलित न होने की कोशिश की। उन्होंने ओलिविया को देखा, जो वास्तव में काफी सुंदर और आकर्षक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ओटेलिन ने उसे पसंद किया। उसका अंडाकार चेहरा था जो एक रत्न की तरह नाजुक लग रहा था। उसके काले रेशमी बाल उसकी कमर तक ढीले लटक रहे थे, जिससे वह अलौकिक लग रही थी। ओलिविया के काले कास्टिंग कपड़े उसके सुडौल शरीर को पूरी तरह से रेखांकित कर रहे थे, जो उसके हिलने पर लहरा रहा था। जबकि बर्था कुलीन और शांत दिख रही थी, ओलिविया ने सौम्यता की आभा दी। लगभग सभी योद्धा उसके जैसी महिलाओं पर मोहित थे। अथर्व और एडगर दोनों ही ओलिविया को देखकर अपनी सांस रोक नहीं पाए। उनकी प्रशंसा स्पष्ट थी। आखिरकार वे दोनों भी पुरुष योद्धा थे जो ऐसी सुंदर महिला की ओर आकर्षित थे। हालांकि उन्होंने अपनी प्रशंसा को और आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ओलिविया ही वह महिला थी जिस पर ओटेलिन का दिल था। अगर ओटेलिन को उनके अभद्र विचारों पर जरा भी संदेह होता तो वह निश्चित रूप से उन्हें बुरी तरह पीटता। 6 घंटे के बाद ओलिविया ने हथियार डालना समाप्त कर दिया था। इस बार उसने एक छोटी तलवार डाली थी जिसे इसकी गुणवत्ता के कारण मध्यम नश्वर स्तर के हथियार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। मास्टर, बर्था, आप यहाँ क्यों आए हैं? ओलिविया ने एल्डर सैमुअल और बर्था को 2 अपरिचित योद्धाओं के साथ खड़े देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा। ओलिविया, यह अथर्व और एडगर हैं, एल्डर सैमुअल ने पुरुषों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने आपके बारे में पहले भी सुना है। ओलिविया विनम्रता से मुस्कुराए। ओलिविया, क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए अपनी कास्टिंग टेबल उधार देने को तैयार हो? अथर्व ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। वह कभी भी झाड़ झंखाड़ में नहीं उलझता। ओलिविया इस बात से उलझन में थी और वह अकेली नहीं थी। अथर्व, क्या तुम हथियार बनाना भी जानते हो? एल्डर सैमुअल ने पूछा। उसके चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य साफ झलक रहा था। मैं सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ही मैनुअल का अभ्यास नहीं करता, अथर्व ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह कास्टिंग टेबल के पास गया और हथियार बनाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चकित कर दिया। इस बार मुझे निम्न स्तर की तलवार बनानी होगी, अथर्व ने खुद से सोचा। आत्मविश्वास में वृद्धि ने उसे ऊर्जा दी। सब कुछ तैयार होने के बाद अथर्व ने उस पाउंडिंग स्किल के अनुसार मारना और डालना शुरू किया जिसमें उसने महारत हासिल की थी। जल्दी ही हवा लयबद्ध धड़कन की आवाज़ से भर गई जिसे हर कोई कास्टिंग के संगीत के रूप में जानता था। हालांकि एडगर इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन वह किसी तरह अथर्व के आदर्श क्षेत्र में डूब गया।
एल्डर सैमुअल, ओलिविया और बर्था लगातार स्तब्ध होते गए और एल्डर सैमुअल के हाथ भी कांपने लगे। उसने उन्हें अपने लबादे की तहों में छिपा लिया। भले ही अथर्व ने भक्षण कौशल से संबंधित पाउंडिंग स्किल में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी, एल्डर सैमुअल भक्षण कौशल के उल्लेखनीय सार को देख सकते थे। ओलिविया और बर्था भी महसूस कर सकते थे कि अथर्व की मैनुअल असाधारण थी, वास्तव में कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। उन्हें सहज ही यह एहसास हो गया था कि अगर वे अथर्व की पाउंडिंग स्किल सीख सकें और उसमें थोड़ा सा भी महारत हासिल कर सकें तो उनकी कास्टिंग स्किल्स में बहुत सुधार होगा। हर बार जब अथर्व ने धातु को पीटा तो लेबी शानदार, रहस्यमय पाउंडिंग स्किल को पूरी तरह से दिखाती थी जो कैस मैनुअल की जटिलता और विशिष्टता को दर्शाती थी। 8 घंटे बाद अथर्व ने आखिरकार काम पूरा कर लिया। उसने कृपाण का इस्तेमाल किया था। उसने अपनी आंखें खोली और अपने द्वारा गढ़ी गई कृपाण को बारीकी से देखा। फिर उसने कृपाण को उठाया और उसे कास्टिंग टेबल पर रख दिया। उसी समय नरकीय शक्ति को बुलाया। ये कृपाण बिल्कुल निम्न नश्वर स्तर की श्रेणी में है। आहा, तो मैं अब नश्वर स्तर का असली कास्टिंग मास्टर हूँ। अथर्व ने यह पता लगाने के बाद उत्साह में हंसा कि उसकी कृपाण नश्वर स्तर पर थी, खुशी से अभिभूत। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह ओलिविया के पास जाने का अपना प्रारंभिक इरादा भूल गया था। एल्डर सैमुअल ने भी अथर्व की कृपाण की जांच की और जब उन्होंने पाया कि यह वास्तव में नश्वर स्तर की एक लंबी कृपाण थी तो वे और भी अधिक हैरान हो गए। उन्हें यकीन था कि अथर्व को पहले किसी ने हथियार चलाना नहीं सिखाया था। जब वे वहां बैठे बैठे घूर रहे थे तो उनके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। चूंकि अथर्व ने हथियार बनाने और कास्टिंग मास्टर बनने के लिए केवल अपनी समझ पर भरोसा किया था, इसलिए संभावनाएं थीं कि वह वास्तव में कास्टिंग के पहलू में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कई क्षणों के लिए एल्डर सैमुअल विस्मय से देखते रहे अथर्व, मानो वह किसी बहुमूल्य रत्न को देख रहा हो। ओलिविया और बर्था अभी भी सदमे की स्थिति में थे, विश्वास से परे स्तब्ध। लेकिन बेचारे एडगर को यह पता ही नहीं था कि अथर्व की हरकतों का क्या मतलब है। उसके चेहरे पर एक खालीपन था। अथर्व, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? मैं अपनी सारी कास्टिंग स्किल्स तुम्हें देने की पूरी कोशिश करूंगा, एल्डर सैमुअल ने आखिरकार अथर्व को अर्थपूर्ण ढंग से देखते हुए कहा। जाहिर है वह बहुत उत्साहित था, लेकिन इससे भी बड़ी उत्सुकता थी कास्टिंग जीनियस अथर्व को अपना शिष्य बनाने की। अथर्व इन शब्दों से स्तब्ध था, ये सोचकर कि यह एक ऐसा परिणाम था जो आज उसके आने का प्रारंभिक उद्देश्य नहीं था। बर्था और ओलिविया भी हैरान थे, सोच रहे थे कि क्या डेमी स्पिरिट लेवल के कास्टिंग मास्टर एल्डर सैमुअल वास्तव में अथर्व को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। लेकिन एक बार जब उन्हें अथर्व के पहले के प्रभावशाली प्रदर्शन की याद आई तो उन्हें पूरी तरह से समझ में आ गया कि एल्डर सैमुअल ने अथर्व को अपना शिष्य बनाने के लिए इतनी जल्दी और दृढ़ निश्चय क्यों किया था। अब चुनाव प्रतिभाशाली व्यक्ति पर निर्भर था। अध्याय 108 ऑटेलन का आगमन। एल्डर सैमुअल, मुझे बहुत खेद है। आप जानते हैं कि मेरी रुचि मार्शल आर्ट में अधिक है। एल्डर सैमुअल के भावपूर्ण भाषण के बाद अथर्व ने कहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ठीक है, अच्छा, मेरी ढीठता के लिए क्षमा करें। इसके अलावा आपके और मेरे बीच आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का मेरा प्रशिक्षु होना बहुत बेकार होगा, एल्डर सैमुअल ने शर्मिंदगी को छिपाने के लिए अपना हाथ हिलाते हुए कहा। अथर्व, आपको क्या हो गया है? आप मेरे गुरु को कैसे मना कर सकते हैं? बर्था अथर्व के पास गई और फुसफुसाते हुए बोली, आप हमारे सामने मास्टर को शर्मिंदा कर रहे हैं। अथर्व अचानक इस पर परेशान हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह सामाजिक गतिशीलता के प्रति लापरवाह था। अथर्व, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर आप मेरे साथ अकेले में कास्टिंग की कला पर चर्चा करने के लिए आएं? एल्डर सैमुअल ने कहा, जैसे कि प्रशिक्षुता का प्रस्ताव कभी हुआ ही नहीं था। उसके बोलने का तरीका ऐसा था मानो वह किसी ऐसे गुरु को आमंत्रित कर रहा हो जो उसके बराबर का हो। उसकी हरकतें बर्था और ओलिविया को स्पष्ट रूप से चौंका देने वाली थीं और उन्हें लगा कि अथर्व की पाउंडिंग स्किल शायद उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मायने रखती है। आखिर यह क्या हो सकता है? धीरे धीरे एडगर को समझ में आ गया कि अथर्व की कास्टिंग के क्या निहितार्थ थे। उसने सोचा कि यह विश्वास करना आश्चर्यजनक रूप से कठिन है कि अथर्व न केवल मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली है बल्कि कास्टिंग का भी एक दुर्लभ प्रतिभाशाली है। भले ही अथर्व के पास एक अपूर्ण आध्यात्मिक मेरिडियन है, मैं अपने दिल में जानता हूं कि वह स्नोलैंड में, नरक, यहां तक कि उससे परे भी एक उत्कृष्ट भूमिका निभाएगा। मैं एल्डर सैमुअल को कैसे मना कर सकता हूं? अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एल्डर सैमुअल का अनुसरण करने के लिए उठ गया। बाद में उनमें से कई एल्डर सैमुअल के घर वापस लौटे और कास्टिंग कौशल के बारे में बात करना शुरू कर दिया। हालांकि अथर्व के पास कोई अनुभव नहीं था, उसने केवल कुछ चीजें बताईं जो उसने भक्षण कौशल से समझी थीं, और यह अपने आप में एल्डर सैमुअल, बर्था और ओलिविया को आधे दिन तक विचारों में खोए रखने के लिए पर्याप्त था। दूसरी ओर अथर्व ने बहुत सारे मूल्यवान अनुभव भी सीखे। अथर्व, ये जानते हुए कि उदारता को पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें भक्षण कौशल से पाउंडिंग कौशल का एक टुकड़ा दिया। तीनों कास्टिंग के शौकीन उत्साह से अभिभूत थे। अथर्व, मेरे आपके गुट में शामिल होने के विचार पर आप क्या कहेंगे? उनके गुट का अभी तक कोई नाम भी नहीं था।
और ये दयालु एल्डर इसमें शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार था। धन्यवाद एल्डर सैमुअल, अथर्व ने गहराई से झुकते हुए कहा। वह कैसे मना कर सकता था? यह एक ऐसा प्रस्ताव था जो सच होने से बहुत अच्छा था। जब वह अपने गुट में डेमी अमर लोगों की कमी के बारे में चिंता कर रहा था, एल्डर सैमुअल ने खुद को पेश किया। चीजें एक साथ आ रही थीं। आखिरकार एल्डर सैमुअल, एक डेमी अमर और डेमी स्पिरिट लेवल कास्टिंग मास्टर होने के नाते 3 साधारण डेमी अमर लोगों के बराबर थे। इस मामले में तो मैं भी आपके गुट में शामिल हो जाऊंगी, ओलिविया ने एल्डर सैमुअल के आंदोलन में विश्वास हासिल करते हुए कहा। डेमी अमर एल्डर सैमुअल, मुख्य शिष्य ओलिविया और ग्रेस, मुझे पहले से कहीं ज्यादा जो करने की जरूरत है वह है ऑटेलन को मनाना। अथर्व ने सोचा। उनका गुट अपने प्रारंभिक रूप में था, जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। अथर्व, आप जानते हैं कि मैं पहले से ही एम्बर गुट का हिस्सा हूं, इसलिए मैं आपके साथ शामिल नहीं हो सकता। लेकिन आप मेरा वचन लें, मैं आपका समर्थन करूंगा और मुझे लगता है कि एम्बर गुट के बाकी लोग भी ऐसा करेंगे, बर्था ने प्रस्ताव दिया। अथर्व और एडगर कुछ ही देर में चले गए, उनका मनोबल ऊंचा था। अथर्व, मैं वास्तव में सोचता हूं कि आपको एल्डर सैमुअल को अपना गुरु मान लेना चाहिए। हालांकि मैं ज्यादा नहीं जानता कास्टिंग कौशल के बारे में, मैं जो जानता हूं वह यह है कि किसी भी रास्ते पर जिसके पास एक गुरु होता है वह अधिक सीधा रास्ता अपनाता है। एडगर ने अपने दोस्त के बगल में चलते हुए कहा। हाँ, कास्टिंग मेरे लिए एक शौक से अधिक है। मार्शल आर्ट मेरा सच्चा जुनून है, अथर्व ने सहजता से समझाया। ये स्पष्ट था कि उसे कास्टिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसके अलावा अथर्व अभी किसी को अपना शिक्षक नहीं बनाना चाहता था। दूसरों के लिए एक शिक्षक होना एक फायदा होगा, लेकिन उसके लिए यह उसे बहुत हद तक बाधा देगा। यही कारण था कि ग्रेस और वह संगत थे। उसने उसे अपने दम पर तलाश करने दिया। ये तुम्हारा फैसला है, एडगर ने सिर हिलाते हुए कहा। ओह, आज हमारे लिए कितना अच्छा दिन था। न केवल हमने ओलिविया को शामिल किया, बल्कि एल्डर सैमुअल को भी। और बर्था को लगता है कि हमें एम्बर गुट से समर्थन मिलने की संभावना है, जो हमारे गुट के लिए बहुत अच्छी खबर है। हाँ, हमें बस अब कुछ और सदस्यों की जरूरत है, अथर्व ने कहा। और भर्ती की प्रक्रिया में हमें ये याद रखना होगा कि ताकत वह मुख्य पहलू नहीं है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि उनकी प्रकृति और चरित्र है। ये पक्का है, ताकत ही हमें इतना आगे ले जाती है। एडगर ने सिर हिलाया। ऑटलेन के लिए हमारी अगली योजना क्या है? एडगर, मुझे लगता है कि हमें सूक्ष्म होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप जेनिथ माउंटेन वापस जाएं और उसे बताएं कि ओलिविया हमारी सदस्यों में से एक है और वह भी मेरी कास्टिंग स्किल्स में बहुत रुचि रखती है, अथर्व ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, मुझे आपकी सोच पसंद है, एडगर ने ठहाका लगाया। और इसलिए एडगर जेनिथ माउंटेन की ओर घर चला गया और अथर्व अपने छोटे से आंगन में लौट आया। अथर्व, पिछले 6 दिनों में क्या आपने ऑटलेन को हमारे साथ शामिल होने के लिए राजी किया है? ग्रेस ने अथर्व को देखते ही तुरंत पूछा। मास्टर, थोड़ा और धैर्य रखें। मुझे लगता है कि 6 घंटे के भीतर ऑटलेन निश्चित रूप से यहाँ आएगा और मुझसे विनती करेगा कि मैं उसे हमारे साथ शामिल कर लूँ, अथर्व ने आत्मविश्वास से बैठते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, ये तुम्हारा आत्मविश्वास है जो मुझे उत्सुक बनाता है, ग्रेस ने आश्चर्य से कहा। ये कैसे संभव था कि ऑटलेन यहाँ अथर्व से अपने नए गुट में उसे स्वीकार करने की विनती करने आएगा? ग्रेस, अथर्व और हीथर वहां बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। समय ही बताएगा। 4 घंटे बाद छोटे से आंगन के बाहर एक दहाड़ सुनाई दी। अथर्व, बाहर आओ। छोटे से प्रांगण में एक आकृति दिखाई दी। ये निश्चित रूप से ऑटेलन थी। जल्दी से बाहर आया और मुस्कुराया। ऑटेलन, मेरे भाई, क्या बात है? कौन तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है? तुम क्यों नाराज हो? ऑटेलन वास्तव में यहाँ था। ग्रेस और हीदर ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। तुमने ओलिविया को अपने दयनीय गुट में शामिल होने के लिए कैसे मूर्ख बनाया? ऑटेलन चिल्लाया। मेरे भाई ऑटेलन, तुमने मेरे कंधों पर क्या अनुचित दोष मढ़ दिया? वह मेरे साथ सिर्फ अपनी इच्छा से शामिल हुई थी, अथर्व ने कहा। तुम मुझे और मेरी शक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं कभी भी उसे मजबूर नहीं करूंगा। क्या इसलिए कि ओलिविया तुमसे कास्टिंग कौशल सीखना चाहती है? ऑटेलन ने पूछा और करीब आते हुए। अच्छा, तुमने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा साबित कर दी है। तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। जब तक तुम मेरे दयनीय गुट में शामिल होगे, मैं वादा करता हूं कि मैं उसका दिल जीतने में तुम्हारी मदद करूंगा। अन्यथा ओलिविया हमेशा मुझसे सलाह मांगेगी। हम साथ में इतना समय बिताएंगे कि मुझे ये गारंटी देना मुश्किल होगा कि हमारे बीच कुछ नहीं होगा, अथर्व ने धीमी आवाज में कहा। नोवेल बिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऑटेलन ने गुर्राते हुए कहा। उसका हमेशा शांत रहने वाला माथा अब सिकुड़ गया था। ठीक है, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है, दोस्त, अथर्व ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। ओह अथर्व, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे। मुझे भी शामिल करो, ऑटेलन ने नाराजगी से कहा। तुम सच में मुझे तुम्हारी जान बचाने का पछतावा करा रहे हो?
बेहतर होता अगर मैं वेस्ट वैनिटी वैली के उस आदमी को तुम्हें मारने देता। हाँ, ऑटेलन, यही हमारे बीच की नियति है। ब्रह्मांड ऐसा कहता है। मेरे सामने से हट जाओ। कोई नियति नहीं है जो हमें बांधती है। ऑटेलन चिल्लाया, घूमकर चला गया। अथर्व ने अब ग्रेस और हीथर को देखा। उनके चेहरों पर जो भाव थे वे अनमोल थे। अध्याय 109 मिस्टी साउथ का नाम कैसा लगा? अब अपना वादा निभाने का समय आ गया है, मास्टर। अथर्व मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी असली कास्टिंग क्षमता प्रकट कर दी है। ग्रेस ने जवाब दिया, मुझे करना ही था। आप अंडे तोड़े बिना ऑमलेट नहीं बना सकते, अथर्व ने हंसते हुए कहा। इसके अलावा मैंने इसके कारण कुछ भी नहीं खोया। यह मेरी विधि का एक छोटा सा हिस्सा था जो मैंने ओलिविया को सिखाया था। ठीक है, मैं बस उम्मीद करती हूँ कि आप अपने शिष्य से जल्दी ही आगे नहीं निकल जाएंगी, ग्रेस ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। अगले दिनों में अथर्व और एडगर ने बाहरी शिष्यों के बीच सदस्यों की भर्ती जारी रखी। जहां तक आंतरिक शिष्यों की बात है, वे अभी तक उनके पास नहीं पहुंचे। आखिरकार यह एक कठिन कार्य होगा क्योंकि वे उनमें से किसी को भी और उनके स्वभाव और व्यक्तित्व को कम से कम नहीं जानते थे। सदस्यों की भर्ती के बारे में उनके नियम और सिद्धांत थे कि उन्हें हमेशा प्राथमिक रूप से उनके स्वभाव और व्यक्तित्व पर विचार करें। अथर्व के पुराने दोस्त विवियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें शामिल हो गए। विवियन के अलावा उन्हें 10 और सदस्य भी मिले, जिनमें से सभी को रिफाइनमेंट और कास्टिंग गुड द्वारा धमकाया गया था और वे भी अथर्व की पूजा करते थे। जब अथर्व और एडगर सदस्यों की भर्ती कर रहे थे, तब एक खबर कि अथर्व एक गुट बनाने की योजना बना रहा था अब स्नो सेक्ट के अधिकांश हिस्सों में फैल गई थी, जैसे कि सबसे तेज हवाओं के साथ चलने वाला बवंडर। रिफाइनमेंट और कास्टिंग गुट के सदस्यों ने ये सुनकर खूब ठहाके लगाए। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने ये भी निर्दयतापूर्वक टिप्पणी की कि जब तक अथर्व अपने गुट की स्थापना के लिए जोर देगा, वे निश्चित रूप से उसे कुछ दुख पहुंचाएंगे। इस महाद्वीप को मिस्टी साउथ कहा जाता है, इसलिए मैं अपने गुट को मिस्टी साउथ गुट कहना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हर कोई हमारे गुट का नाम इस महाद्वीप के गुट के रूप में जानेगा, अथर्व ने कहा। उसकी आंखें आकांक्षा से चमक रही थीं। और इस तरह मिस्टी साउथ फैक्शन का जन्म हुआ। एडगर, ग्रेस और अन्य लोगों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा वे अथर्व के दिमाग में इस मिस्टी साउथ का सही अर्थ नहीं जानते थे। अगर वे जानते तो वे सोचते कि वह पागल हो गया है। वह चाहता था कि उसका गुट पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध हो। उसे खुशी होनी चाहिए अगर वह स्नो लैंड में जीवित रह सके। जल्द ही अथर्व स्नो सेक्ट के मुख्य चौक में खड़ा हुआ और घोषणा की कि मिस्टी साउथ फैक्शन आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया है। अथर्व, एडगर, हीथर और उनके साथ शामिल हुए अन्य सदस्य अखाड़े में खड़े थे। वे स्नो सेक्ट के अनुयायियों को ये बताना चाहते थे कि मिस्टी साउथ फैक्शन आज आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया है। चौक में लोगों का एक समुद्र था जो इस विवादास्पद योद्धा की घोषणाओं को देखने के लिए फिर से इकट्ठा हुआ था। मुझे नहीं पता कि अथर्व इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है। वह बहुत कम लोगों के साथ एक गुट बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। कुछ बाहरी शिष्यों ने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि वह पहले की तुलना में अधिक मूर्ख था। जब अन्य गुट आधिकारिक रूप से स्थापित हो गए थे, रिफाइनमेंट गुट, कास्टिंग गुट और एम्बर गुट, तो उन्होंने पहले से ही सैकड़ों बाहरी शिष्यों और कई मजबूत आंतरिक शिष्यों को इकट्ठा कर लिया था। ये तथाकथित मिस्टी साउथ गुट इतना कमजोर लग रहा था, इसकी संख्या बहुत कम थी। नोबलबिन, आप देखेंगे, रिफाइनमेंट और कास्टिंग गुट के लोग गड़बड़ करने वाले हैं। अचानक पूर्व से लोगों का एक बड़ा समूह आया। वे कास्टिंग गुट के सदस्य थे। 200 से ज्यादा लोग थे, जिनका नेतृत्व गेनाडी कर रहे थे, जो आंतरिक शिष्यों में शीर्ष स्थान पर थे। क्लाइड चौथे स्थान पर थे और रोजर 9वें स्थान पर थे। शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से 3 के नेतृत्व में कास्टिंग गुट में कई शक्तिशाली आंतरिक और बाहरी शिष्य थे। फिर पश्चिम से लोगों का एक और समूह आया, जिसकी भीड़ कास्टिंग गुट से ज्यादा थी। ये निश्चित रूप से रिफाइनमेंट गुट था, जिसका नेतृत्व शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से 3 अन्य कर रहे थे। मार्च कर रहे थे वेन, जो आंतरिक शिष्यों में दूसरे स्थान पर थे, हेक्टर जो 6ठे स्थान पर थे और जूलियस जो 10वें स्थान पर थे। देखो, एम्बर गुट के लोग यहाँ हैं। दूसरा समूह आगे बढ़ा। एम्बर गुट के लोग, सभी शिष्यों की देवी। इस समूह का नेतृत्व अमेलिया ने किया, जो तीसरे स्थान पर थी, और बर्था ने 5वें स्थान पर। अब शीर्ष 3 गुट यहाँ हैं, और रिफाइनमेंट गुट और कास्टिंग गुट बुरे इरादों के साथ आए थे। अगर ये सभी लोग अथर्व के गुट में हैं, तो मुझे डर है कि उनका गुट अस्तित्व का सिर्फ एक दिन ही देख पाएगा। जैसे ही गर्मागर्म चर्चाएं शुरू हुईं, अराजकता फैल गई। और ये देखते ही अथर्व और एडगर द्वारा भर्ती किए गए वे 10 बाहरी शिष्य कांपने लगे। हालांकि वे शामिल होने के लिए सहमत होने से पहले ही इसकी कल्पना कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को संभाला और तुरंत शांत होने की कोशिश की। जब उन 3 गुटों के नेता मिले, तो उन्होंने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। फिर उन्होंने अथर्व की ओर देखा। अच्छा, नमस्ते। चूंकि आप सभी यहाँ हैं, कृपया अपना मत दें। आखिरकार नियमों के अनुसार मुझे अपना गुट स्थापित करने या न करने के लिए आपके गुटों की स्वीकृति की आवश्यकता है।
अथर्व ने पहल की, बिना किसी घबराहट के आत्मविश्वास से बात की। उसने सीधे शीर्ष 8 आंतरिक शिष्यों की ओर देखा। हम शुरू करेंगे। अमेलिया बाहर निकली और अपनी स्पष्ट आवाज में कहा, हम एम्बर गुट मिस्टी साउथ गुट की स्थापना के लिए सहमत हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एम्बर गुट इसके लिए सहमत होगा, कुछ शिष्यों ने बड़बड़ाते हुए कहा। अमेलिया से ये सुनकर काफी आश्चर्यचकित थे। ये ठीक है, एम्बर गुट कभी भी गुटों के झगड़ों में शामिल नहीं रहा है। मिस्टी साउथ गुट मौजूद है या नहीं, इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जो बात सबको हैरान कर सकती थी वह थी अमेलिया की बात। हमने मिस्टी साउथ गुट का समर्थन करने का फैसला किया है और अब से हम औपचारिक रूप से घोषणा करते हैं कि हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। क्या क्या ये कैसे हो सकता है? अमेलिया के शब्दों का ऐसा असर हुआ जैसे स्नो सेक्ट में बम फट गया हो। चौक सदमे से गूंज उठा। गेनाडी, वेन और अन्य लोग भी अवाक रह गए। वे पूरी तरह समझ सकते थे कि एम्बर गुट मिस्टी साउथ गुट की स्थापना का समर्थन करेगा, लेकिन चूंकि उन्होंने उनके साथ सहयोगी बनने के अपने फैसले की घोषणा की, इसका मतलब ये होगा कि उनका गुट अब सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ होगा। अथर्व भी सदमे में था। यह एक अप्रत्याशित घोषणा थी जिसके बारे में उसे सूचित नहीं किया गया था। तुरंत अथर्व ने बर्था की ओर देखा। हालांकि बर्था ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें अमेलिया की ओर घूम गईं। जाहिर है ये सब अमेलिया का विचार था। अथर्व समझ गया, उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। अमेलिया क्या कर रही है? क्या वह वाकई मेरे साथ गठबंधन करना चाहती है? क्यों? अथर्व उलझन में था और उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई, लेकिन वह अभी उससे पूछ नहीं सकता था। हालांकि अमेलिया ने उसे व्यक्तिगत रूप से एम्बर गुट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और शुरू से ही उसकी सराहना भी की थी। इस समय वह किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं थी। अमेलिया, कृपया अपना मन बनाने से पहले ध्यान से पुनर्विचार करें, गेनाडी और वेन ने एक ही समय में कहा। वे उस पर दबाव डाल रहे थे जो अब हो रहे सत्ता के गतिशीलता में बदलाव से चिंतित थे। आपको क्या लगता है कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं है? अमेलिया ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब था कि अमेलिया को अब उनकी परवाह नहीं थी। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से अथर्व को देखा और मुस्कुराए। अथर्व, मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? बेशक, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ अमेलिया। अब से मैं एम्बर गुट का समर्थन करने के लिए कुछ भी करूँगा। हम सहयोगी हैं। अथर्व हंसा। यही तो मैं सुनना चाहता हूँ अथर्व। अमेलिया भी हंसी, उसकी चमकती आंखें खुशी से भर गईं। तुम इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ, गेनाडी और वेन ने फिर कहा, क्योंकि हम मिस्टी साउथ फैक्शन की स्थापना से सहमत नहीं हैं। वे अथर्व को डराने की कोशिश करते हुए ऊंचे और ऊंचे खड़े थे। अध्याय 110 शक्तिशाली समर्थक। ओह, तुम मेरे गुट को क्यों नापसंद करते हो? अथर्व ने एक सौम्य मुस्कान के साथ पूछा, इन शीर्ष रैंकिंग आंतरिक शिष्यों को देखकर। वह निश्चित रूप से पहले से ही था अनुमान था कि वे आपत्ति करेंगे, क्योंकि तुम और तुम्हारा गुट बहुत कमजोर है, वेन ने कठोरता से कहा। उसकी गर्व भरी आंखें तिरस्कार से काली हो गई थीं। उसके लिए अथर्व और उसके साथ खड़े अन्य लोग चींटियों से भी कमजोर थे। ठीक है, ये कारण बहुत हास्यास्पद है। तुम कमजोर और मजबूत का न्याय करने के लिए कैसे योग्य हो? अथर्व ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। हमें दूसरे गुटों की परवाह नहीं है, लेकिन जहां तक तुम्हारे गुट का सवाल है, हम न्याय करने के लिए वास्तव में योग्य हैं। क्योंकि तुम दोनों सबसे कमजोर हो और हम में से कोई भी कमजोर को अस्तित्व में नहीं रहने देगा, गेनाडी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। एक पल के लिए भी मत सोचो कि तुम एम्बर गुट के साथ एकजुट होने के बाद भी हमसे अछूते रहोगे। तुम्हें इस गुट को तुरंत भंग करना चाहिए, अन्यथा हम इसे खुद ही भंग कर देंगे। ये सही है, छोटे आदमी। स्नो सेक्ट के कानूनों के दायरे में गुटों के विवादों पर प्रतिबंध नहीं है। भले ही हम गलती से आपके अधूरे आध्यात्मिक मध्याह्न को नष्ट कर दें, मुझे डर है कि हमारा प्रमुख इसका विरोध करने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, वेन ने मजाक करते हुए कहा। यदि आप मिस्टी साउथ गुट को भंग करना चाहते हैं तो आपको पहले हमारे एम्बर गुट से परामर्श करना चाहिए, अमेलिया ने दृढ़ता से कहा, अथर्व के बगल में खड़े होने के लिए कदम बढ़ाते हुए। एम्बर गुट, हम आपसे डरते नहीं हैं, गेनाडी ने आत्मविश्वास से कहा। इसके अलावा चूंकि आपने मिस्टी साउथ गुट के साथ गठबंधन किया है, इसलिए आपके लिए भी विघटन का समय आ गया है। एम्बर गुट, आपने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? अमेलिया ने फुसफुसाया, उसकी आंखों में गुस्सा रेंग रहा था। तुम्हें 30 मिनट के बाद पता चल जाएगा कि मेरे पास इसका समर्थन करने की हिम्मत है या नहीं। वेन ने पलटवार किया। हाँ, तो फिर मुझे देखने दो कि तुम दोनों मिस्टी साउथ गुट को कैसे भंग करने की योजना बनाते हो। समूह से एक मोटी आवाज आई। फिर भीड़ से ऑटेलन पीले रंग की पोशाक पहने हुए अखाड़े में कूद पड़ा। उसने गेनाडी और वेन को एक धूर्त मुस्कान के साथ देखा। ऑटेलन, ये ऑटेलन है। आंतरिक और बाहरी शिष्यों ने उस योद्धा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए जो इतना प्रसिद्ध था लेकिन बहुत कम देखा जाता था।
ऑटेलन और अथर्व दोनों ने बिना किसी आधार के अपनी मार्शल आर्ट यात्रा शुरू की थी और जल्द ही कई शिष्यों को जीत लिया। हालांकि ऑटेलन के पास कोई खिताब नहीं था क्योंकि वह कभी प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं हुआ था। कई लोग उसे आंतरिक शिष्यों में सबसे मजबूत मानते थे। क्या ऑटेलन मिस्टी साउथ गुट में शामिल हो गया है? ये काफ़ी संभव है। शायद यही असली वजह है कि अथर्व ने मिस्टी साउथ गुट की स्थापना करने की हिम्मत की। ऑटेलन की मदद से इस गुट को कास्टिंग और रिफाइनमेंट गुटों से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑटेलन हमेशा से किसी भी गुट के साथ गठबंधन करने और संप्रदाय की राजनीति में शामिल होने वाला व्यक्ति नहीं रहा है। आखिर वह कैसे शामिल हुआ, कौन जानता है? शायद यह अथर्व के आकर्षण के कारण हो। फिर से अथर्व शिष्यों के बीच गर्मागर्म चर्चा का कारण बन गया। ऑटेलन, गेनाडी, वेन और शीर्ष 10 के अन्य 4 आंतरिक शिष्यों ने चिल्लाया। उनकी आवाज़ गहरी और आक्रामक थी। उनकी आंखों में तिरस्कार घृणा में बदल गया। जाहिर है उन्हें पहले भी कई बार ऑटेलन द्वारा अपमानित किया गया था। ऑटेलन, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, गेनाडी ने ठंडे स्वर में कहा। यह स्पष्ट था कि वे अच्छे संबंधों में नहीं थे। यह मेरा कोई काम नहीं है। मैं मिस्टी साउथ गुट का सदस्य हूं और आप इसे भंग करना चाहते हैं। यह मेरा काम है, ऑटेलन ने टकराव भरे लहजे में कहा। क्या तुम सच में इस गुट में शामिल होने जा रहे हो? गेनाडी ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। क्या बात है, क्या तुम्हें आपत्ति है? ऑटेलन ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम मेरे शामिल होने के फैसले से सहमत नहीं हो तो तुम अखाड़े में आ सकते हो और मेरे साथ मिलकर लड़ सकते हो। मैं कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। आप सभी व्यक्तिगत रूप से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। आपका अहंकार आपको शोभा नहीं देता, ऑटेलन, वेन उन्मादपूर्ण तरीके से चिल्लाया। मेरा अहंकार? क्या आप यह नहीं कहेंगे कि मिस्टी साउथ गुट को भंग करने का आपका आह्वान अपने चरम पर अहंकार है? ऑटेलन ने पलटवार किया। ये वास्तव में ऑटेलन है। और कौन 6 आंतरिक शिष्यों का सामना करने की हिम्मत करेगा, जिनमें गेनाडी प्रथम स्थान पर है और वेन दूसरे स्थान पर है? एक बार फिर बकबक तेज और तेज होने लगी। ये टिप्पणियां सुनकर गेनाडी और अन्य 5 विपक्षी आंतरिक शिष्य और भी उदास हो गए। उन्होंने उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पहले भी ऑटेलन का सामना किया था और वे फिर से उसका सामना नहीं करना चाहते थे। उसकी शक्ति अथाह थी। यदि आप मजबूत हो गए तो वह और भी मजबूत हो जाएगा। इस वजह से स्थिति एक गतिरोध पर पहुंच गई थी। क्या होगा अगर हमें मिस्टी साउथ गुट को भंग करना पड़े? भीड़ से कई लोगों के बाहर निकलने पर एक और दृढ़ आवाज़ सुनाई दी। अथर्व उनमें से 3 को जानता था, सीन, हेरल्ड और कोनी। ऐसा लगता है कि मुख्य शिष्य आखिरकार बाहर आ गए हैं। ये समय है, अथर्व ने खुद से कहा। देखो, असली मुख्य शिष्य अब वजन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अथर्व उनसे कैसे निपटने की योजना बना रहा है। आसपास की भीड़ एक दूसरे से बड़बड़ा रही थी। यह मत भूलो कि अथर्व के गुरु, ग्रेस, चौथे मुख्य शिष्य हैं। हमें बस देखना होगा। ये निर्णय लेना आपके हाथ में नहीं है कि गुट को भंग किया जाए या नहीं। ग्रेस, ओलिविया और अन्य 3 मुख्य शिष्यों के बाहर आने पर एक और आवाज़ गूंजी। वह ओलिविया है। मैंने सुना है कि वह एल्डर सैमुअल की सबसे निपुण शिष्या है। वह डेमी मॉर्टल लेवल के उन्नत चरण में कास्टिंग मास्टर बनने के करीब है। कई शिष्यों ने कहा। ओलिविया को अंडरडॉग गुट में शामिल होते देख वे काफ़ी हैरान थे। हालांकि उसकी ताकत उसके साथियों की तुलना में इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उसकी कास्टिंग स्किल्स किसी भी मुख्य शिष्य की तुलना में कहीं बेहतर थी। ऐसा लगता है कि हम सभी ने मिस्टी साउथ गुट को कम करके आंका है। इन शक्तिशाली समर्थकों के साथ ये निश्चित रूप से कास्टिंग गुट और रिफाइनमेंट गुट के बराबर होने का मौका देता है। इसके अलावा अगर हम पिछली घटनाओं को याद करें तो कई एल्डर थे जो अथर्व के काफ़ी समर्थक थे। वाकई आश्चर्य की बात है। ऐसा लगता है कि आज मिस्टी साउथ गुट की स्थापना हो जाएगी, शिष्यों ने बड़बड़ाया। प्रिय ओलिविया, क्या तुम भी मिस्टी साउथ गुट में शामिल हो गई हो? शॉन ने कहा। उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह उसकी बहुत प्रशंसा करता था। शॉन, हम एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित हैं, क्या तुम नहीं कहोगे? बेहतर होगा कि तुम प्रिय शब्द छोड़ दो, ओलिविया ने बेपरवाही से कहा। ये सुनकर शॉन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं, खुद को और शर्मिंदा न करने की कोशिश करते हुए। माफ़ करना, मिस्टी साउथ फैक्शन का मुखिया कौन है? शॉन ने ओलिविया द्वारा उसकी भावनाओं को दिए गए आघात से उबरने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं हूँ। अथर्व आगे बढ़ा और बोला। ओह, ये तुम हो। खैर, इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। शॉन ने भयावह रूप से हंसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुट तभी स्थापित हो सकते हैं जब उन्हें अन्य गुटों द्वारा वैध रूप से मान्यता दी जाए, शॉन ने भीड़ को संबोधित करते हुए जोर से कहा। चूंकि मिस्टी साउथ फैक्शन का मालिक हमेशा अपने शक्तिशाली समर्थकों पर निर्भर रहता है, हम मिस्टी साउथ फैक्शन की स्थापना के लिए कैसे सहमति दे सकते हैं? सुनो, तुम सही हो, कई शिष्यों ने अपने सिर हिलाते हुए कहा। तो तुम क्या चाहते हो? अथर्व ने अपना जबड़ा भींचते हुए पूछा। ये बहुत आसान है,
जब तक तुम कास्टिंग फैक्शन और रिफाइनमेंट फैक्शन के सदस्यों के साथ युद्ध करते हो और उनकी स्वीकृति प्राप्त करते हो, तब तक मैं और अन्य शिष्य मिस्टी साउथ फैक्शन को पहचान लेंगे, सीन ने उत्तर दिया। ये सुनकर गेनाडी और वेन अपने चेहरों पर उम्मीद भरी मुस्कान के साथ अखाड़े में पहुंचे।